माई पोस्ट अपोकलिप्टिक शेल्टर लेवल्स अप इन्फिनिटली। अध्याय 91, शक्ति बढ़ी, सुपर टीवी। दूसरा अपडेट। 150 लीटर डीजल, 5 किलोग्राम टोल्यूनी अपग्रेड किया हुआ तेल का कुआं सच में बहुत शक्तिशाली है। वैसे अगर मागू के पास उस समय इतने सारे सहायक मॉड्यूल और संसाधन होते तो शायद वह 1 या 200 दिन और जिंदा रह पाता। इतनी ज़बरदस्त फसल देखकर सूमो अपनी जीभ दबाए बिना नहीं रह सका। पिछले मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के हिसाब से 5 किलोग्राम टोल्यूनी का इस्तेमाल कम से कम 10 किलोग्राम पिक्रिक एसिड बम बनाने के लिए किया जा सकता था। एक मशहूर हाई एक्सप्लोसिव होने के नाते यह माइनिंग और खुदाई के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह कोबोल्ड महल के लोड बेयरिंग खंभे ढूंढ पाता और इन सभी विस्फोटकों को एक साथ डेटोनेट कर देता तो शायद ये देखने में अजेय लगने वाला महल कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में बदल जाता। हा, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ। अपना सिर हिलाते हुए चीज़ें इकट्ठा करने से मिली खुशी ने सूमो के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान ला दी। खेती करने और अपनी सप्लाई को बढ़ते हुए देखने से ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। हवा में हाथ हिलाते ही सूमो के हाथ में एक तेल का ड्रम आ गया। उसने फिर से तेल के कुएं के स्टोरेज बॉक्स में रखे डीजल को छुआ और अपने मन से उसे बाहर निकालने लगा। तेल के ड्रम में अभी सिर्फ 5 एल डीजल था जो उसने पहले गहरे समुद्र के शेल्टर से निकलते समय इकट्ठा किया था। गड़गड़ गड़गड़ अदृश्य डीजल हवा से नीचे गिरा और धीरे धीरे तेल का ड्रम भरने लगा। 100 एल क्षमता वाला डीजल ड्रम तुरंत भर गया और सूमो के एक विचार से ट्रांसफर रुक गया। तेल के ड्रम को अपने स्टोरेज स्पेस में रखकर सूमो दरवाजे से बाहर निकला और बगी के पास जाकर उसका फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला। कई दिनों तक मज़ेदार ड्राइविंग के बाद बगी का डीजल लगभग 20 एल तक कम हो गया था, यानी बड़े फ्यूल टैंक के बिल्कुल नीचे तक। खाली हवा में हाथ हिलाते ही तेल का ड्रम जमीन पर आ गया। उसने तेल के ड्रम का ढक्कन खोला। सूमो ने तेल के ड्रम को पकड़ने की कोशिश की। उसकी ऊपरी बाहों में तेजी से ताकत आ गई। जैसे जैसे उसके हाथों में ताकत बढ़ी उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच नसें उभर आईं और यहाँ तक कि उसकी बाहों की खून की नसें भी साफ दिखाई दे रही थीं। उठाओ। मजबूती से खड़े होकर सूमो ने अपनी पूरी ताकत कमर में लगाई। उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसका शरीर लड़खड़ाया और थोड़ा असंतुलित महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर तक खुद को संभालने और बैलेंस बनाने के बाद उसने दोनों हाथों से तेल के ड्रम के हैंडल पकड़े, पूरी ताकत लगाई और तेल का ड्रम धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। 160 जिन से ज्यादा वजन वाला तेल का ड्रम सूमो ने सीधे उठा लिया। उसने नोजल को फ्यूल टैंक के मुंह पर लगाया, उसे थोड़ा झुकाया और हल्के पीले रंग का डीजल धीरे धीरे तेल के ड्रम से बाहर निकला और धीरे से बगी के फ्यूल टैंक में बहने लगा। तेज खून मिलने से बगी भी खुश लग रही थी और चरमराहट की आवाज़ें कर रही थी। जैसे ही बगी का फ्यूल टैंक भर गया, सूमो ने तेल का ड्रम नीचे रखा और उसे देखा। 100 एल के तेल के ड्रम में अब सिर्फ 40 एल तेल बचा था। हे भगवान, मेरी ताकत सच में बढ़ रही है। मैं 160 जिन से ज़्यादा वजन भी उठा सकता हूँ। ये पक्का सायोनिक पानी का कमाल नहीं है। उसने तेल का ड्रम नीचे रखा। उसकी बाहें खून के जमाव के कारण साफ तौर पर मोटी लग रही थीं। अपनी बाँह उठाकर सूमो ने उत्सुकता से उसे देखा। उसे अपनी बढ़ती ताकत का कारण समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि खंडहरों में राक्षसों को मारने से ताकत का बोनस मिलता है, या समय के तेज बहाव के साथ मेरी ताकत बढ़ती है? सायोनिक पानी का असर बहुत सीमित था। कम से कम ओरियो, जो इसे रोज पीता था, उसमें कोई साफ बदलाव नहीं दिखा। लेकिन 2 बार खंडहरों में आने जाने के बाद उसे ताकत में सीधी बढ़ोतरी महसूस हुई। मुझे अपनी ताकत की सीमा मापने का कोई तरीका ढूंढना होगा और फिर समय समय पर उसकी तुलना करनी होगी। अगली बार जब मैं खंडहरों से बाहर आऊँगा तो मुझे कारण पता चल जाएगा। उसने तेल का ड्रम फिर से उठाया, उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रखा और गहरे समुद्र के शेल्टर के दूसरी मंजिल का दरवाज़ा बंद करने के लिए वापस मुड़ा। जैसे जैसे बर्फीला तूफान पास आ रहा था, बाहर का मौसम और भी ठंडा होता जा रहा था। सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और सांस छोड़ने पर भी उसे भाप दिखाई दे रही थी। ओरियो, चलो घर चलते हैं, खेलना बंद करो। एक हस्की के लिए ठंडा मौसम असल में उसके असली स्वभाव को बाहर लाता है और ओरियो और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया था। सूमो की बात सुनकर ओरियो, जो अभी भी खुले मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा था, उसने 4 पहिया टन लिया और तेज़ी से वापस आ गया। वह बगी में एक तरफ बैठ गया और ओरियो के खुद अंदर आने और सीट बेल्ट लगाने के बाद उसने एक्सीलरेटर दबाया और बगी तेज़ी से आगे बढ़ गई। हाथ में फ्यूल होने की वजह से उसे कोई घबराहट नहीं हुई। बेस पर वापस आकर सूमो ने फिर से डीजल जनरेटर का फ्यूल टैंक खोला और बचा हुआ सारा डीजल उसमें डाल दिया। उसने जनरेटर चालू किया और शेल्टर के सभी पावर आउटपुट को उससे कनेक्ट कर दिया। सूमो लिविंग रूम में आया और नए खरीदे गए एलसीडी टीवी को पावर स्ट्रिप से कनेक्ट किया। उसने पुराने सीआरटी टीवी में लगा मैकेनिकल कंट्रोलर लिया और उसे लगाया, फिर पावर स्विच दबाया।
क्रैक, शेल्टर में बिजली के कट से हल्की चरमराहट की आवाज़ गूंजी और फिर एलसीडी टीवी स्क्रीन अपने आप जल उठी, जिसमें 3 ऑप्शन दिखे। रिकॉर्ड रिप्ले, इमेज करेक्शन, नॉर्मल मोड। सूमो ने सबसे पहले नॉर्मल मोड चुनने की कोशिश की। अंदर जाने पर यह धरती के एलसीडी टीवी जैसा था, जिसमें सिग्नल न होने के कारण स्टैटिक स्क्रीन दिख रही थी। वह वापस 3 मुख्य ऑप्शन पर गया और फिर से रिकॉर्ड रिप्ले चुना। एक चरमराहट के साथ सूमो का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। अरे, क्या इस चीज़ को शीशे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? सूमो ने उत्सुकता से अपना हाथ हिलाया और स्क्रीन पर मौजूद सूमो ने भी अपना हाथ हिलाया। आसपास देखते हुए सूमो को कैमरा जैसा कुछ नहीं मिला। उसने एंगल कंट्रोल करने की कोशिश की और कैमरा हिलने लगा। यह मोटी पत्थर की दीवारों से गुजरा और तुरंत बाहर निकल गया। ठीक पुराने सीआरटी टीवी की तरह एलसीडी टीवी में भी मॉनिटरिंग फंक्शन था। हालांकि यह मॉनिटरिंग सिर्फ 100 मीटर की रेंज तक ही हो सकती थी। कैमरे को वापस खींचकर सूमो ने व्यू को फसल उगाने वाले कमरे में बदल दिया। बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क पेट भरकर खाने के बाद अपनी एनर्जी वापस पा चुके थे और कल्चर मीडियम के चारों ओर लुका छिपी खेल रहे थे। ओरियो जमीन पर लेटा हुआ था, अपने कान और सिर खुजला रहा था और अपने शरीर से चिपकी सूखी पीली घास को खोद रहा था। उसने नीचे रिकॉर्ड बटन दबाने की कोशिश की और जैसे फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही नीचे एक प्रॉम्प्ट आया। पॉज 01 अनंतता स्टॉप। रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद व्यू को बदला नहीं जा सकता था, ये सिर्फ एक सीमित एंगल में घूम सकता था। आगे से पीछे फिर बाएं से दाएं लगभग 1 मिनट तक रिकॉर्डिंग करने के बाद सूमो को आखिरकार समझ में आया कि रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है। वह वापस 3 मुख्य ऑप्शन पर गया और इस बार इमेज करेक्शन पर क्लिक किया। जो वीडियो उसने अभी रिकॉर्ड किया था वह मेन्यू में दिखाई दिया और सूमो ने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया। वीडियो चलाने की तरह स्क्रीन हिलने लगी, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठे सूमो का मुंह आकार में खुला रह गया। हे भगवान, ये फंक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है। ओ रे ओ, ओरियो जोर से आवाज़ लगाते हुए अपना सिर झुकाकर हल्के कदमों से चलकर सूमो के सामने लेट गया। अगले ही सेकंड ओरियो को भी एहसास हुआ कि वह स्क्रीन पर दिख रहा है। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने हैरानी से वूफ किया। वीडियो दोबारा चलाने के बाद सूमो ने ओरियो को उठाया और अजीब एंगल और दिशा में उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। वूफ 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 वूफ। जैसे जैसे सूमो के हाथ का प्रेशर और स्पीड बदल रही थी, ओरियो को, जो उसकी गोद में था, एक अजीब सा एहसास हुआ और वह आराम से कराहने लगा। सूमो के हिलने डुलने से उलझी हुई घास और परजीवी जीव जमीन पर गिरने लगे। कुछ उलझे हुए बाल जिन्हें सुलझाना मुश्किल था वे भी सीधे होने लगे। ओरियो के शरीर से कुछ बिखरे हुए बाल गिरे, हवा में घूमे और आखिर में जमीन पर गिर गए। बिना प्रोफेशनल टेक्निक और सुझाने वाली कंघी के ग्रूमिंग करना बहुत दर्दनाक अनुभव होना चाहिए था। लेकिन इस समय ओरियो इतना आरामदायक महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें बंद हो रही थीं, मुंह से लार टपक रही थी, जीभ बाहर लटक रही थी, वह लगभग बेहोश होने वाला था। ठीक है, अभी हमारे पास तुम्हारे नहाने के लिए पानी नहीं है, लेकिन जब बर्फ पड़ेगी तो हमारे पास काफ़ी पानी होगा। कुछ देर ग्रूमिंग करने के बाद उसने ओरियो को एक तरफ रखा और ज़मीन से सारे बिखरे हुए बाल इकट्ठा किए। मुट्ठी भर बालों के 2 गुच्छों को देखकर सूमो थोड़ा सोच में पड़ गया। सबसे पहले ऊपर से नीचे तक हाथ को पंजे की तरह बनाकर जोर से ब्रश करो जब तक कि ढीली घास गिर न जाए। दूसरा, एलसीडी टीवी स्क्रीन बिना रुके लगातार चल रही थी, बार बार, और स्क्रीन पर डायरेक्शनल तीरों के साथ डिटेल में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थे। उसने सिर घुमाकर ओरियो को देखा जो ज़मीन पर फैला हुआ था, फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को देखा। सूमो की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। इतनी अच्छी चीज़ के साथ मेरी क्राफ्टिंग स्किल्स बेहतर क्यों नहीं होंगी? ग्रुप से एक नए नॉवेल का बलिदान, एक अजीब दुनिया में सर्वाइवल, हर जगह डर। अगर किसी को ये पसंद है तो वे इसे देख सकते हैं। सूमो की नज़र में पावरफुल एरर करेक्शन फंक्शन और इससे मिलने वाले टिप्स उस पुराने मास्टर से भी ज़्यादा प्रोफेशनल थे जो सालों से इस काम में डूबा हुआ था। तस्वीरों और टेक्स्ट दोनों के साथ और बार बार देखने की क्षमता के साथ, अगर वह इन हालात में भी कुछ नहीं सीख पाया तो उसे सच में खुद को मारने के लिए टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ लेना चाहिए। तो फाइन क्वालिटी के लिए यह 15% डिस्क्रिप्शन का मतलब यह नहीं है कि एरर ढूंढने और ठीक करने का 15% चांस है, बल्कि यह ओरिजिनल लेवल से 15% बेहतर हो सकता है। हो सकता है कि 15% का आम लोगों पर तुरंत असर न हो, लेकिन उन लोगों पर जो पहले से ही अपने फील्ड में पीक पर हैं या 8वीं क्लास के फिटर पर, यह एक सुपर डिवाइन टूल है। अगर डैड यहाँ होते और उनके पास ये खजाना होता तो ये सोचकर कि एलसीडी टीवी भविष्य में और भी ज़्यादा पावरफुल एरर करेक्शन क्षमताओं के साथ और भी डरावने लेवल पर अपग्रेड हो जाएगा, सूमो तुरंत अपना आपा खो बैठा। कैमरे का एंगल बदलकर और उसे वर्कबेंच पर रखकर सूमो ने अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए एक बड़ा घूंट सायोनिक पानी पिया, फिर काम शुरू करने के लिए मैकेनिकल आर्म लगाया।
लोहे की कुल्हाड़ी बनाने के सबसे आसान तरीके से शुरुआत की। एक लोहे का ब्लॉक निकालकर उसे वर्क टेबल पर रखा। पिछले तरीके को फॉलो करते हुए लगभग 10 मिनट में एक बिल्कुल नई लोहे की कुल्हाड़ी ओवन से बाहर आ गई। बदकिस्मती से ये लोहे की कुल्हाड़ी अभी भी एंट्री लेवल से नीचे के लेवल पर थी। ये वर्क बेंच से मिलने वाले एट्रीब्यूट क्वालिटी बोनस की वजह से ही एक्सीलेंट ग्रेड तक पहुंची। साथ में दी गई 2 स्पेशल एबिलिटी भी ठीक ठाक शार्पनेस बोनस थी, जिनमें कुछ भी खास नहीं था। मैकेनिकल आर्म हटाकर और वर्कबेंच को स्टैंड बाय पर रखकर सूमो लिविंग रूम में वापस गया, एक पत्थर के स्टूल पर बैठा और अभी अभी हुए प्रोडक्शन प्रोसेस को फिर से चलाने लगा। वीडियो, जो पूरे 12 मिनट लंबा था, थोड़ी रुकावट के बाद धीरे धीरे चलने लगा। फ्रेम में वर्कबेंच के सामने की तरफ सूमो बैठ गया और काम करने वाला आर्म पहनने लगा। अरे, क्या मैं शुरू से ही गलत था? सूमो ने उत्सुकता से फ्रेम में अपनी ही आकृति को देखा। जैसे ही फ्रेम में आकृति बैठी, उसके बगल में एक और वैसी ही धुंधली आकृति बैठ गई और स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन में चलने लगी। लाल रेशमी धागे जमीन से उठे, जो सिर के ऊपर तक जुड़ गए, फिर सिर के ऊपर से फैलकर अंगों पर फैल गए। सूमो के पोस्चर की तुलना में बगल में मौजूद भ्रामक आकृति आत्मा, एनर्जी और आत्मा के मामले में बिल्कुल अलग लग रही थी। दोनों फ्रेम में टेक्स्ट की लाइनें दिखाई देने लगीं। सूमो ने अपनी नज़रें एक जगह जमाईं और बुदबुदाया। फोजिंग, गर्दन खाली करो और क्राउन उठाओ। सिर और शरीर का पोस्चर सीधा रखो। स्पिरिट बढ़ाने के लिए क्राउन उठाओ। गर्दन सीधी, हल्की और रिलैक्स होनी चाहिए। सेंटर खोए बिना चारों ओर देखें। अकड़न या ढीलापन कमी है, आराम करें और गर्दन की स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए इसे सीधा और फुर्तीला रखें। कुछ आसान वाक्यों से आराम और सख्ती की असलियत पता चल गई। फ्रेम में दोनों फिगर अपने सामने रखे लोहे के ब्लॉक को देखने लगे, काटने का रास्ता ढूंढते हुए। क्योंकि उसका सिर और गर्दन सीधी नहीं थी, सूमो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी शुरुआती कटिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दाईं ओर की फिगर एकदम सीधी और लेवल कटी, जबकि उसका कर्व लगभग 10 डिग्री का था। ये वर्टिकल कट नहीं था। कोहनी के जोड़ों को रिलैक्स रखें और अकड़न से बचें। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन सभी सही होने चाहिए। एक अकड़ी हुई कोहनी और सीधा हाथ स्टील रॉड की तरह होते हैं। लचीली कोहनी का मूवमेंट वर्सेटाइल टेक्निक बनाता है। रीढ़ की हड्डी को बिना झुकाए सीधा रखें। शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा होना चाहिए और पीठ और छाती एक सीध में होनी चाहिए। छाती बाहर और पीठ सीधी एक दूसरे को पूरा करती हैं। ताकत रीढ़ की हड्डी से आती है, जिससे गवर्नर वेसल खुलता है। कोहनी और पीठ की दिक्कतों की वजह से गर्म करने और हथौड़े से पीटने के दौरान बाईं ओर की मूर्ति के लिए हर हथौड़े का वार जिस जगह पड़ता था, वह स्थिर था और दाएं बाएं हिल रहा था। दाईं ओर की मूर्ति बहुत सीधी थी, हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन वह हर बार लगभग एक ही जगह पर मार सकता था। जैसे जैसे बनाने का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा, टेबल पर रखी 2 लोहे की कुल्हाड़ियों के बीच का गैप बढ़ता गया। सूमो की बनाई कुल्हाड़ी की सतह साफ तौर पर ऊबड़ खाबड़ थी। गर्म करने और हथौड़े से पीटने के बाद भी वह खुरदरी थी। हालांकि दाईं ओर वाली को ठीक नहीं माना गया, लेकिन कुल मिलाकर आकार के हिसाब से वह थोड़ी सी बेहतर थी। क्या मेरे और एक एंट्री लेवल कारीगर के बीच का अंतर सच में इतना बड़ा है? एक बार जब मैं इस तरह का कोई बड़ा आइटम बना लेता हूं, तो मुझे एंट्री लेवल भी नहीं माना जाता। माथे से पसीना पोंछते हुए सूमो लिविंग रूम में बैठ गया और प्रोडक्शन प्रोसेस को फिर से देखने लगा। इस बार सूमो ने अपना पूरा ध्यान सिखाने वाले फिगर पर लगाया और फिगर के मूवमेंट में होने वाले बदलावों को ध्यान से देखने लगा। कभी हथौड़े की परछाइयां उड़ती, तो कभी कटिंग और ग्राइंडिंग एक साथ होती। इस तरह के मैनुअल काम के लिए धरती के ज़माने की अनिवार्य शिक्षा और बचपन में अपने पिता की सच्ची सीख की वजह से सूमो का रवैया बहुत गंभीर था। 12 मिनट का वीडियो खत्म हो गया, लेकिन सूमो की आंखें अभी भी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। एक और बार प्लेबैक। सूमो को बिल्कुल पता नहीं था कि उसका पूरा वजूद अंदर से बाहर तक उस साधारण प्रोडक्शन में लगा हुआ था। जैसे जैसे फ्रेम में फिगर हिल रहा था, सूमो के दिमाग में सोचा हुआ फिगर भी उसी तालमेल में हिल रहा था। हर हथौड़े की चोट, हर लैंडिंग, हर कट, हर मूवमेंट, सूमो ने यह पक्का किया कि वह उन्हें पूरी तरह से याद कर ले। 2 बार, 3 बार, उसने इसे 6 बार आगे पीछे करके देखा, इससे पहले कि सूमो को अपनी दर्द करती आंखों को रगड़ना पड़ा और प्लेबैक रोकना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब इस बार फ्रेम फिर से चला, तो सूमो की नज़रें बदल गईं। अब वह दाईं ओर नहीं देख रहा था, वह बाईं ओर लौट आया था। बाईं ओर, जहां उसे पहले कोई कमी नहीं दिखती थी, अब सूमो की आंखों में कमियों से भरी हुई थी। इसे एक बार और देखने के बाद बिना रुके सूमो सीधे वर्कबेंच के सामने बैठ गया। अपने दाहिने हाथ के इशारे से काम करने वाला हाथ अपने आप उससे जुड़ गया। जैसे ही लोहे का ब्लॉक टेबल पर रखा गया, सूमो खुद को प्रोडक्शन में डुबोने लगा। इस बार अगर कोई बाहरी व्यक्ति सूमो के 2 मैन्युफैक्चरिंग सेशन देखता, तो वे जरूर हैरानी से चिल्ला पड़ते। किसी इंसान की पीठ का पिछला हिस्सा उसकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से दिखा सकता है।
बैठने के बाद इस बार सूमो की कमर और रीढ़ की हड्डी आराम से भारी और सीधी थी, जिसमें पहले की तरह कोई झुकना, टेढ़ा होना, जोर लगाना या अकड़न नहीं थी। उसकी गर्दन आराम से और सीधी थी, उसकी मांसपेशियां लचीली थीं और उसका सिर स्वाभाविक रूप से ऊपर उठा हुआ था, जैसे कि उसके सिर पर पानी से भरा कटोरा रखा हो, बिल्कुल स्वाभाविक। उसके दाहिने हाथ पर मैकेनिकल आर्म का कटिंग गियर नीचे आया। लोहे के ब्लॉक से संपर्क बनाने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आया, जिससे चिंगारियों के फव्वारे निकले जो पत्थर की दीवार से टकराए। ये कट सूमो की संतुष्टि के अनुसार बहुत ही स्वाभाविक था। पहले वाली रुकावट वाली भावना बिल्कुल नहीं थी। खड़खड़ काटा गया कुल्हाड़ी के आकार का लोहे का ब्लॉक वर्कबेंच के सामने गिर गया। उसने हाथ बढ़ाकर बचे हुए हिस्से को एक तरफ धकेल दिया। सूमो ने दूसरा कदम शुरू किया, गर्म करना और गड़ना। तेज गर्मी में लोहे का ब्लॉक लाल होने लगा, धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच गया जहां उसे गड़ा जा सकता था। धड़ाम, हथौड़े की एक चोट पड़ी। आवाज खत्म होने से पहले हवा से एक के बाद एक हथौड़े की परछाइयां गिरी, जो तेजी से लोहे के ब्लॉक की सतह पर पड़ रही थीं। हर बार जोर लगाने पर सूमो की रीढ़ की हड्डी आराम से और सीधी थी, लंबी और सीधी, जैसे कोई ऊपर खींचने वाली शक्ति हो। उसकी कोहनी के जोड़ झुके हुए और आराम से थे, कड़े, रुके हुए या लटके हुए नहीं, बल्कि आज़ादी से मुड़ और फैल रहे थे। हथौड़े की चोटों से चिंगारियां उड़ रही थीं। हालांकि वह वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति जितनी सटीकता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन सूमो के जानबूझकर नियंत्रण में ये पहले की तुलना में दिन और रात का अंतर था। जितना ज्यादा वह गढ़ता गया, सूमो का आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता गया। उसने गड़े हुए हथौड़े के सिर को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया। एक विचार के साथ उसने हवा में हाथ बढ़ाया और सूमो के हाथ में सायोनिक पानी की एक बोतल दिखाई दी। इसे अपने मुंह में डालकर सूमो ने जोर से इसे लाल गर्म कुल्हाड़ी के सिर पर थूक दिया। जब तेज गर्मी पानी से मिली तो सफ़ेद भाप के फव्वारे चारों ओर फैल गए। पहले से बनाया हुआ कुल्हाड़ी का हैंडल निकालकर उसने कुल्हाड़ी के सिर को उस पर दबा दिया। एक बार जब कनेक्शन जुड़ गया तो सूमो ने अपना ध्यान केंद्रित किया और कुल्हाड़ी के गुणों को देखा। लोहे की कुल्हाड़ी उत्कृष्ट। विवरण: शुरुआती स्तर के कारीगर सूमो द्वारा बनाई गई एक लोहे की कुल्हाड़ी। सामग्री ठोस है, हालांकि कारीगरी थोड़ी खुरदरी है, लेकिन इसमें अपनी खूबियां हैं और यह उत्कृष्ट गुणवत्ता तक पहुंच गई है। विशेष क्षमता: तेजी जोड़ दो। 5 से ज्यादा कठोरता वाले पेड़ों को काटते समय क्रिटिकल हिट तुरंत टूटने की संभावना होती है। मूल्यांकन: आज़ाद हो जाओ, मुझे पता है कि तुम इसे पकड़कर चिल्लाना चाहते हो, और कौन। बहुत बढ़िया क्वालिटी। मैंने अपनी काबिलियत के दम पर सच में बहुत बढ़िया क्वालिटी की कोई चीज़ बनाई है। लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर सूमो ने सिर पर लगे हर हथौड़े के निशान को ध्यान से देखा। ऊपर से नीचे तक उसने उसे 3 बार देखा, फिर भी उसे खुशी महसूस हो रही थी। नए से नए तक ये सच में एक बड़ी छलांग है। लकड़ी का एक टुकड़ा निकालकर सूमो हल्के से नीचे झुका। एक क्लैक की आवाज़ के साथ लकड़ी साफ साफ 2 टुकड़ों में टूट गई। यह पानी में काटने जैसा था। पूरे प्रोसेस में उसे कोई खास रुकावट नहीं आई। इतने प्रोडक्टिविटी वाले टूल के साथ धरती पर बड़े पैमाने पर बनने वाली कुल्हाड़ियों की तो बात ही छोड़िए, एक इलेक्ट्रिक चेनसॉ भी शायद इतना एफिशिएंट न हो। जैसा कि उम्मीद थी, दूसरी प्रजातियों को फिजिकल या जादुई फायदे होते हैं, लेकिन इंसानों का फायदा हमेशा से समझदारी और कल्पना से भरा दिमाग और एडवांस टूल बनाने में काबिल हाथ रहा है। फायरबॉल स्पेल्स टेक्नोलॉजी, ये सबसे ताकतवर हथियार है। उसने लोहे की कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और लिविंग रूम में लौट आया। जरूर, टेलीविज़न पर नई तस्वीरें आईं, जिसमें उसने जो कुछ सीखा था उसके आधार पर और भी स्टैंडर्ड क्राफ्टिंग के तरीके दिखाए गए थे। जल्दी से देखने के बाद सूमो ने और सीखने की कोशिश जारी रखने का विचार छोड़ दिया। कोई भी इंसान तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो सकता। उसने अभी तक पिछले लेसन पूरी तरह से मास्टर नहीं किए थे। जल्दबाजी में नई टेक्निक सीखने की कोशिश करना ऐसा होगा जैसे पौधों को उखाड़कर उन्हें बढ़ने में मदद करना। अगर नींव कमज़ोर हो तो आखिर में सुधार करना मुश्किल होगा। फुटेज को शुरू में रिवाइंड करते हुए सूमो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को आराम देने के लिए पत्थर के स्टूल पर बैठ गया। इस बार जो बनाने की ज़रूरत थी वह कोई टूल नहीं था, बल्कि पिक्रिक एसिड था। पिछली बार मैंने जो पिक्रिक एसिड जल्दी में बनाया था वह वर्कबेंच की वजह से बहुत अच्छा ग्रेड का हो गया था, लेकिन उसमें कोई खासियत वाला बोनस नहीं था। मेरे स्टेप्स और तैयारी के तरीके में कोई दिक्कत रही होगी, फिर भी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। अब मुझे स्टेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इसे सुरक्षित रूप से ब्लास्ट करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढना होगा। टुंड्रा शेल्टर से मिले पिक्रिक एसिड बनाने के फ्लोचार्ट को पढ़ते हुए सूमो ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि बम कैसे तैयार किए जाएं। पिक्रिक एसिड को धीरे धीरे इसलिए हटाया गया क्योंकि इसे सुरक्षित रूप से ब्लास्ट करना मुश्किल था, यह ज़रा सी भी हरकत पर फट जाता था।
जब भी किसी चीज से जोरदार टक्कर लगती तो पिक्रिक एसिड तुरंत फट जाता और इसमें आर्मर पियर्सिंग की कोई ताकत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते तो आप ब्लास्ट के दायरे में फंस जाते, अगर आप बहुत कम इस्तेमाल करते तो यह उतना जानलेवा नहीं होता। बेशक सबसे अच्छा तरीका लैंडमाइन बनाना और फिर दुश्मन को फुसलाकर उन्हें मारना था। बदकिस्मती से मेरे हाथ से बनाने का हुनर लैंडमाइन बनाने के लिए काफ़ी नहीं है और कच्चा माल भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अभी की स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ सबसे पुराने एक्सप्लोसिव पैक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। होने के बाद प्लान तय होने के बाद बस एक ही काम बचा था, बड़ी मात्रा में पिक्रिक एसिड का कच्चा माल तैयार करना। जैसे खेती के खेल में बॉस फाइट से पहले हथियार और बारूद तैयार करते हैं, वैसे ही सूमो वर्क बेंच पर बैठा और सब्र से हर स्टेप पूरा किया। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड तैयार करने से लेकर फिनोल सल्फोनिक एसिड तक, हर स्टेप के लिए सूमो ने टीवी पर बार बार इंस्ट्रक्शनल फुटेज देखी और परफेक्शन के लिए कोशिश की। आखिर में नाइट्रेशन रिएक्शन को पूरा करने के लिए तैयार नाइट्रिक एसिड को फिनोल सल्फोनिक एसिड में डालने के बाद नया पिक्रिक एसिड बना। इस बार जब सूमो ने इसे फिर से देखा तो उसके चेहरे पर आखिरकार खुशी का भाव आ गया। पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव ट्रिनिट्रोफेनॉल बहुत बढ़िया जानकारी। एंट्री लेवल के कारीगर सूमो का बनाया हुआ एक हाई एक्सप्लोसिव। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं घुलता, कार्बन डाइसल्फाइड में थोड़ा घुलता है, गर्म पानी, इथेनॉल और ईथर में घुलता है और ऑर्गेनिक में आसानी से घुल जाता है, एसीटोन और बेंजीन जैसे सॉल्वेंट्स। क्योंकि इसे बनाने के तरीके में साइंटिफिक सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया, इसलिए यह एक्सीलेंट ग्रेड तक पहुंच गया है। एट्रीब्यूट्स: मेल्टिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर दैन 300 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लोजन। स्पेशल एबिलिटी: स्टेबिलिटी। साइंटिफिक और लॉजिकल तैयारी प्रोसेस ने एक्सप्लोसिव की स्टेबिलिटी बढ़ा दी है। ये 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिल्कुल नहीं फटेगा। मूल्यांकन: अगर अच्छे से जलाया गया तो सब खुश, अगर खराब जलाया गया तो पूरा गांव तुम्हारे अंतिम संस्कार में आएगा। फटने के लिए 300 डिग्री की ज़रूरत होने से विस्फोटक क्रॉसबो बोल्ट पुरानी बात हो गए हैं, लेकिन विस्फोटक पैक बनाने के लिए यह असल में एकदम सही है। अपने सामने लगभग 1 किलोग्राम पिक्रिक एसिड विस्फोटक को देखते हुए सूमो धीरे से एक छोटा बेसिन लाया और उसमें सारे पिक्रिक एसिड क्रिस्टल डाल दिए। अगले कुछ घंटों तक सूमो वर्क बेंच पर बैठा रहा, बिना थके इस थका देने वाली प्रक्रिया को दोहराता रहा। जब भी सूमो को हार मानने का मन करता, कोने में पीले क्रिस्टल का बढ़ता ढेर देखकर उसे एनर्जी मिलती। 5 किलोग्राम टोल्यून और पहले लूटे गए सारे साल्टपीटर का इस्तेमाल करके उसने कुल 30 किलोग्राम पिक्रिक एसिड बनाया। बदलने पर यह पूरे 60 कैटी विस्फोटक था। इस मात्रा से सूमो ने 3 10 कैटी पैक, 5 3 कैटी पैक और 15 1 कैटी विस्फोटक पैक बनाने की योजना बनाई। पहले वाले दुश्मन के ढांचों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि बाद वाले सटीक हमलों के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। फिल्मों में अक्सर विस्फोटक पैक रजाई की तरह बंधे हुए दिखते हैं। इस तरह के विस्फोटक पैक को सैचल चार्ज कहा जाता है। इसमें कपड़े या कागज के बीच फैला हुआ पाउडर वाला विस्फोटक होता है, जिसे पार्सल की तरह लपेटा जाता है और फिर रस्सी से आड़ा और खड़ा बांधा जाता है। उसने पैकिंग के लिए इस्तेमाल की गई फफूंदी लगी चादरों को टुकड़ों में काट दिया और खंडहरों से लाई गई नोटबुक से पन्ने फाड़ लिए। पिक्रिक एसिड को रैपिंग में डालने के बाद उसने उन्हें कपड़े में लपेटा और आखिर में साफ टेप से सुरक्षित कर दिया। साधारण पिक्रिक एसिड विस्फोटक पैक तैयार थे। हर पैक के बीच में सूमो ने इग्नाइटर के तौर पर काला पाउडर रखा और उसे जगह पर फिक्स कर दिया। इस समय इग्निशन के लिए इस्तेमाल होने वाले आखिरी फ्यूज को छोड़कर सब कुछ तैयार था। फ्यूज कई तरह के होते हैं, जिन्हें कॉन्टैक्ट फ्यूज, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, एम्बिएंट फ्यूज, टाइम फ्यूज, कमांड फ्यूज और मल्टी ऑप्शन फ्यूज में बांटा गया है। फ्यूज बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम के बारे में सोचते ही सूमो को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। वह 2 बार हंसा और अपना ध्यान केंद्रित करके सिस्टम इंटरफेस को बुलाया। क्रिएशन इंटरफेस चुनते हुए सूमो ने फुसफुसाया, सिस्टम, सबसे आसान कॉन्टैक्ट फ्यूज बनाओ, सबसे सस्ता वाला। क्रिएशन की मांग का पता चला। लैंडमाइन कॉन्टैक्ट फ्यूज मिल गया। कीमत 90 सर्वाइवल पॉइंट्स। लैंडमाइन कॉन्टैक्ट फ्यूज, यह क्या है? सिस्टम प्रॉम्प्ट देखकर सूमो ने उत्सुकता से लैंडमाइन कॉन्टैक्ट फ्यूज का कार्ड खोला। कार्ड पर एक लाइन में साफ साफ लिखा था, सबसे पुराना लैंडमाइन कॉन्टैक्ट फ्यूज। इग्निशन की शक्ति गिरने वाले पत्थर की ग्रेविटी से आती है। ट्रिगर मैकेनिज्म में एक लोहे की सुई, एक घूमने वाला स्टील लोहे का पहिया, एक गिरने वाला पत्थर, चकमक पत्थर और एक खींचने वाली रस्सी होती है। इसे सेट करते समय रस्सी के दोनों सिरों को क्रमशः गिरने वाले पत्थर और स्टील लोहे के पहिए से बांध दिया जाता है और रस्सी को ट्रिपवायर के रूप में सेट किया जाता है। फिर गिरने वाले पत्थर को ऊंची जगह पर रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति या जानवर रस्सी से टकराता है तो पत्थर ऊंचाई से गिरता है।
गिरने से स्टील का पहिया घूमता है, जिससे चकमक पत्थर के साथ घर्षण होता है और चिंगारी निकलती है, जो बारूद के फ्यूज को जलाती है, जो बदले में लैंडमाइन के मुख्य चार्ज को जलाता है। 1560। ये 16वीं सदी का कॉन्टैक्ट फ्यूज है। सूमो ने अपने होंठ सिकोड़े। इस पर सोचने के बाद उसने इस पुराने ट्रिगर डिवाइस को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह डिवाइस सस्ता था, लेकिन इसकी व्यावहारिकता कम थी, खासकर इसलिए क्योंकि ट्रिगर होने की सफलता दर केवल 60% थी, जो बहुत अस्थिर थी। 19वीं सदी के बाद का सबसे सस्ता कॉन्टैक्ट फ्यूज खोजो। क्रिएशन की मांग का पता चला। मैकेनिकल प्रेशर फ्यूज मिल गया। कीमत 99 क्रिएशन पॉइंट्स। अच्छा, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। ये देखकर कि प्रेशर फ्यूज की कीमत एक कटोरा मेमने के सूप और 2 मांस के बंस से भी कम थी, सूमो की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना किसी झिझक के 5 प्रेशर फ्यूज एक्सचेंज कर लिए। 495 सर्वाइवल पॉइंट्स काट लिए गए। एक हरी रोशनी फैली और उसके सामने वर्कबेंच पर स्केचिंग और ड्राइंग शुरू हो गई। एक हरा फ्रेम स्ट्रक्चर 3D प्रिंट की तरह धीरे धीरे आकार लेने लगा। 3 से 5 सेकंड के बाद 5 डिस्क के आकार के डिवाइस धीरे धीरे बन गए। इस नज़रिए से सूमो हर अंदरूनी कंपोनेंट के बनने की प्रक्रिया, साथ ही ट्रिगर करने का सिद्धांत और तरीका साफ साफ देख सकता था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि सूमो उन्हें अच्छी तरह से देखकर याद कर पाता, 5 डिस्क धड़ाम से वर्कबेंच पर गिर गईं। मैकेनिकल प्रेशर फ्यूज का कार्ड खोलकर सूमो ने थोड़ी देर में इस्तेमाल का पूरा तरीका याद कर लिया। इस तरह के कॉन्टैक्ट फ्यूज में जब तक सेफ्टी पिन खींची हुई होती और उसे एक्सप्लोसिव पैक पर रखा जाता, कोई भी उस पर पैर रखता तो नीचे लगा डेटोनेटर ट्रिगर हो जाता, जिससे पिक्रिक एसिड पैक फट जाता। जब वह समय आएगा तो पीछा करने वाले सभी दुश्मनों को वैज्ञानिक जादू की ताकत का असली स्वाद मिलेगा। 1 किलो विस्फोटक काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें 10 किलो दूंगा। फायरबॉल मंत्र, इंसानी लहर के फायदे एक होशियार व्यक्ति के फायर पावर फोबिया के सामने वे सब एक मजाक बन जाएंगे। सिस्टम 10 मिनट के टाइम फ्यूज के लिए कितने सर्वाइवल पॉइंट्स? क्रिएशन की मांग का पता चला। टाइम फ्यूज 10 मिनट लंबा मिल गया। कीमत 20 क्रिएशन पॉइंट्स। इतना सस्ता? कार्ड का डिस्क्रिप्शन देखते हुए सूमो हैरान था कि टाइम फ्यूज की कीमत सिर्फ 2 पॉइंट्स प्रति मिनट थी और हर अतिरिक्त मिनट के लिए कीमत 2 पॉइंट्स बढ़ जाती थी। थोड़ा सोचने के बाद सूमो ने हाथ हिलाया और 3 10 मिनट के फ्यूज, 5 5 मिनट के फ्यूज और 15 3 मिनट के फ्यूज एक्सचेंज किए। कुल 200 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च हुए। इस बार जो चीज़ें आईं वे बहुत सिंपल थीं, पतली डोरियों जैसी दिख रही थीं। एक बार जलाने पर वे धीरे धीरे जलेंगी। जब समय पूरा हो जाएगा तो वे एक्सप्लोसिव पैक के बीच में रखे काले पाउडर को आग लगा देंगी और फिर बूम! बाहर अंधेरे होते आसमान को देखने के लिए सिर घुमाकर सूमो ने धीरे से बूम कहा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कल सुबह मैं कोबोल्ड्स को दिखाऊंगा कि असली कला क्या है। डूम्सडे कैलेंडर 14 जनवरी। आपको एक ऐसी जानकारी मिली है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5। आपने पहली बार फोजिंग की बेसिक स्किल सीखी है, जिससे फोजिंग के रास्ते पर एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट की बेसिक स्किल सीखी है, जिससे एक्सपेरिमेंट के रास्ते पर एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। आपने पहली बार एक ताकतवर हथियार बनाया है, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 50। मील का पत्थर आपकी बिजली की खपत से ज्यादा हो गई है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 100। मील का पत्थर आपके डीजल की खपत सॉयल से ज्यादा हो गई है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 100। मील का पत्थर आप डूम्सडे बंजर जमीन में दूसरे हफ्ते के आखिर तक जिंदा रहने में कामयाब रहे। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 20। होस्ट के रहने के माहौल को स्कैन किया जा रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। आज का फायदा 202 सर्वाइवल पॉइंट्स। गूगल सर्च रीडिंग। आखिरी हिसाब सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 877। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 1974। तुम दोनों छोटे शैतान बहुत चिपकते हो। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बनाऊंगा। बेड के किनारे बैठे हुए सूमो ने बेड पर लेटे हुए 2 छोटे स्पार्क्स को सहलाया और साथ ही आज के सिस्टम सर्वाइवल पॉइंट के फायदे भी देखे। उसने कल लगभग 700 पॉइंट्स खर्च किए थे, लेकिन हैरानी की बात है कि आज उसे लगभग 900 पॉइंट्स मिले। उसके सर्वाइवल पॉइंट्स न सिर्फ कम नहीं हुए बल्कि और भी बढ़ गए। तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है, मुझे लगता है कि शेल्टर में तापमान अब सिर्फ 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जब उसने कंबल हटाया तो एक ठंडी हवा अंदर आई, जिससे रात भर बनी थोड़ी सी गर्मी भी चली गई। दोनों छोटे स्पार्क्स ठंड की वजह से पूरी रात रो रहे थे, इसलिए सूमो ने उन दोनों को बेड पर ले लिया। दूसरी आपदा साफ तौर पर एसिड रेन वाली शुरुआती आपदा जितनी आसान नहीं थी। लगातार 72 घंटे तक चलने वाला बर्फीला तूफान, जिसमें तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, इस आपदा का सबसे आसान हिस्सा था। लेकिन इससे पहले जो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी, वह बंजर जमीन में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा था।
एक हफ्ते के अंदर हर रात टेम्परेचर पहले ही -8 या 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। अंडरग्राउंड शेल्टर अपनी जगह की वजह से अभी भी गर्मी बनाए रखने में कामयाब था। जमीन के ऊपर बने कुछ लकड़ी के झोपड़ी वाले शेल्टर के लिए रात में चलने वाली ठंडी हवा सच में जानलेवा थी। ठंड ने बाहर खाना ढूंढने पर रोक लगा दी थी और पहले से ही सीमित सप्लाई और भी कम हो जाएगी। बर्फीले तूफान के आने के बाद इन सप्लाई पर 72 घंटे से ज़्यादा जिंदा रहना और फिर 10 दिनों से ज़्यादा समय तक पिघलती बर्फ का सामना करना एक असली परीक्षा होगी। पूरी तरह से जिंदा रहने की परीक्षा। इस स्थिति में इंसानों को जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ एक साथ मिलकर रहना होगा। सूमो ने वर्ल्ड चैट पैनल पर सभी के कमेंट्स देखते हुए गरारे किए। ये साफ था कि लगभग हर कोई मुश्किल स्थिति में था, यहाँ तक कि कुछ बड़े शेल्टर जिनमें अभी 200 से 300 लोग थे उन्हें भी मुश्किल हो रही थी। आसपास के पेड़ लगातार काटे जा रहे थे। ज़्यादा लकड़ी पाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता था। इन लोगों के पास अपने स्टोरेज स्पेस को आराम से खोलने के लिए 100 डिजास्टर पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए लकड़ी काटने के बाद उन्हें उसे वापस लाना पड़ता था। ज़्यादा शारीरिक मेहनत और खाने की कीमत की वजह से यह अक्सर फ़ायदेमंद नहीं होता था। गड़गड़ाहट। सूमो ने सारा माउथ वॉश कल्चर मीडियम के किनारे थूक दिया, गहरी सोच में डूबा हुआ और चैट पैनल बंद कर दिया। ट्रेडिंग निश्चित रूप से ज़रूरी है। इन लोगों के पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लगता है मुझे कुछ खाना जमा करना होगा और उसे लेकर कुछ कीमती चीज़ों के बदले एक्सचेंज करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अपने खाने के स्टोरेज में ढूंढते हुए सूमो का दिमाग तेज हो गया। जब तक ये एक्सप्लोसिव चार्ज आज अच्छे से काम करेंगे, वे निश्चित रूप से गोब्लिन कैंप को पूरी तरह से उड़ा देंगे। फिर खजाने के बक्सों के ढेर होंगे जिनसे निश्चित रूप से बहुत सारा खाना मिलेगा। उस खाने को अभी कम सप्लाई वाली चीज़ों के बदले एक्सचेंज करना एक विन विन सिचुएशन होगी, बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ायदा। ये सोचते ही सूमो तुरंत उत्साहित हो गया। उसने सीधे 2 कटोरी आटा निकाला और एक बर्तन में नूडल्स बनाए। काम पर बाहर जाते समय भूख से बचने के लिए पेट में कुछ फैट होना ज़रूरी था। नूडल्स के ऊपर मिर्च डालकर, उस पर गर्म तेल डालकर और कुछ सूखे सब्जियां मिलाकर एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना। 1 कटोरी नूडल्स खाने के बाद उसने एक बड़ा कप सायोनिक पानी पिया और फिर डिब्बाबंद पीले आलू के कुछ टुकड़े खाए। पत्थर के स्टूल पर बैठे हुए सूमो के मन में अपने भविष्य के जीवन के लिए और भी ज़्यादा उम्मीदें थीं। जब वह पहली बार बंजर ज़मीन पर आया था तो सूमो सिर्फ एक दिन जिंदा रहने के बारे में सोचने की हिम्मत करता था। अब सूमो न सिर्फ जिंदा रहना चाहता था बल्कि अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी भी जीना चाहता था। उम्मीद के साथ जीना चाहता था। जब यह आपदा गुजर जाएगी तो मुझे आसपास के शेल्टर से भी संपर्क करना चाहिए। खुद को बंद रखना कोई समाधान नहीं है। उसने ओरियो को आवाज़ दी जिसने अच्छे से खाया पिया था और उसे जाने के लिए तैयार होने को कहा। सप्लाई रूम में खड़े होकर इस बार सूमो ने सभी फालतू चीज़ें नीचे रख दी और पिछली रात तैयार किए गए और जोड़े गए विस्फोटक चार्ज को उनके वजन के हिसाब से ध्यान से छांटा। सायोनिक पानी की 3 बड़ी बोतलें, तेल वाले नूडल्स के 2 एक्स्ट्रा कटोरे, दूरबीन, एक लाइटर, एक हेलमेट। ये चेक करने के बाद कि सारा सामान पैक हो गया है और वह पूरी तरह से तैयार है और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी का इस्तेमाल करके आसपास के खतरों का पता लगाने के बाद सूमो ने ओरियो को उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने पासवर्ड डाला और कुंडी पीछे हट गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तुरंत एक तेज ठंडी हवा अंदर आई जिससे सूमो कांप गया। बहुत ठंड है, बाहर अभी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना? बाहर कदम रखते ही रेत के झोंके चले और ज़मीन पर उगी घास पर जमी हुई बर्फ भी देखी जा सकती थी। भौंक, आवो, वो। लेकिन ओरियो को ठंड से डर नहीं लगा। इसके बजाय वह असामान्य रूप से उत्साहित हो गया। छोटी पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर की ओर भौंकने लगा। सूमो ने गराज का दरवाज़ा खोला, इंजन स्टार्ट किया और अंदर बैठकर गाड़ी चलाने से पहले उसके गर्म होने का इंतज़ार किया। ओरियो, चलो भौंकना बंद करो। 10 मील के दायरे में मैं ही अकेला आदमी हूँ, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। उसने आवाज़ दी और जब ओरियो को आज्ञा मानते हुए नीचे आकर पिछली सीट पर बैठते और खुद को बेल्ट लगाते देखा तो सूमो मुस्कुराया और ब्रेक छोड़ दिया। धीरे धीरे पहिए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सूमो ने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी ऐसे आगे बढ़ी जैसे तीर से छोड़ा गया हो। मागू की बनाई रेगिस्तानी बगी पबजी वाली बगी जैसी दिखने के अलावा बाकी हर मामले में बेहतर थी। इस गाड़ी का चेसिस भी कई छोटी कारों से काफ़ी ऊंचा था। साफ है, मागू ने इतनी पावरफुल ऑफ रोड रेसिंग गाड़ी बनाने से पहले जंगली इलाके का अच्छी तरह से असेसमेंट किया था। बंजर इलाके की खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए बेहतरीन चेसिस ने ज़्यादातर वाइब्रेशन को रोक दिया। लगभग 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद सूमो अपनी तय जगह पर रुका और पहले ऊंची ढलान पर चढ़कर देखने की तैयारी करने लगा। हालांकि जब बगी के इंजन का शोर बंद हुआ तो सूमो को सामने से एक हल्की शोर वाली आवाज़ सुनाई दी। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके सूमो कुछ ही बार में तेजी से ऊंची ढलान पर चढ़ गया
अपनी दूरबीन निकाली और साल्टपीटर माइन कैंप की तरफ देखा। उसने जो देखा उससे वह तुरंत हैरान रह गया। सिर्फ 4-5 दिनों में साल्टपीटर माइन कैंप का साइज 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। ये 2 गुनी बढ़ोतरी कैंप में घरों की संख्या में नहीं बल्कि लड़ाई की किलेबंदी में हुई थी, जो 2 गुनी हो गई थी। पहले 2 वॉच टावर थे, अब वे सीधे 6 हो गए थे। 2 साइड में, 4 सामने। कैंप के सामने शेवॉक्स डेफ्राइज थे, जो पुरानी धरती पर घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था। और कैंप के 3 मीटर के दायरे में घनी लकड़ी की कीलें बिखरी हुई थीं, जिन्हें देखकर ही सिर में झुनझुनी होने लगती थी। सूमो को इन कीलों के जानलेवा होने पर कोई शक नहीं था। जो कोई भी उन पर हमला करता उसका एक ही नतीजा होता, उसे छेद दिया जाता और वह सींग बन जाता। अपनी नज़रें घुमाते हुए सूमो हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, ये किस तरह के मॉन्स्टर हैं। कुछ स्पाइक्स पर सूमो ने देखा कि मीट चुभा हुआ है जिसे अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया था। स्पाइक से अभी भी खून और कटे हुए मांस के साथ टपक रहा था, जैसे कि अभी अभी वहां कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। कई गॉब्लिन योद्धा भाले पकड़े हुए स्पाइक्स के बीच चल रहे थे, कभी कभी अपने भालों से 1 या 2 मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते थे। हर वॉच टावर पर सूमो ने 6 गॉब्लिन वॉयलॉक को एक साथ झुंड में खड़े और नीचे देखते हुए देखा। उसने अपनी दूरबीन नीचे की, थोड़ी देर आराम किया, फिर ध्यान लगाया और चुभे हुए मॉन्स्टर्स को देखा। ये जीव भी आधे इंसान जैसे लग रहे थे। क्या ये वही बिल्लियां हो सकती हैं जिन्हें मैंने पहले देखा था? क्या ये बिल्ली जैसे लोग हैं या शेर जैसे लोग? सभी मॉन्स्टर्स की पीठ इसी तरफ थी और दूरी इतनी ज्यादा थी कि सूमो को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी दूरबीन ठीक की और जैसे ही सूमो ने पीछे मुड़कर देखा, वह ये देखकर हैरान रह गया कि गोब्लिन कैंप में 3 ट्रेबुशेट भी रखे थे। हे भगवान, केंटो माइडा, वह कमीना, उसने कोबोल्ड्स के लिए इस तरह की किलिंग मशीन बनाई है। कोई हैरानी नहीं कि दूसरी तरफ से कोई तोड़ नहीं सकता। जमीन को देखते हुए मैंने सच में बड़े बड़े पत्थरों के कई टूटे हुए टुकड़े देखे। टुकड़ों के अलावा धरती खून से लाल हो गई थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। ट्रेबुशेट बहुत बड़े थे और दर्जनों इंसान उन्हें संभालने में बिजी थे, साथ ही कुछ बड़े पत्थरों को एक तरफ भी हटा रहे थे। कैंप के बीच में केंटो माइडा और कोबोल्ड्स को धुंधला धुंधला देखा जा सकता था, साथ ही कई खजाने के बक्से भी थे जो पहले ही खुल चुके थे लेकिन अभी तक गायब नहीं हुए थे। कोई हैरानी नहीं कि यह कुत्ते जैसा बदमाश इतनी जल्दी बन गया। पता चला कि वह इन कोबोल्ड्स पर मजदूरों के तौर पर भरोसा करता है ताकि उन दुश्मनों से निपट सके जिनकी प्रजाति अभी भी पता नहीं है। शायद कोबोल्ड्स को दुश्मन को मारने के लिए कोई इनाम नहीं मिलता, लेकिन अगर इंसान उन्हें मार देते हैं तो उन्हें खजाने के बक्से मिलते हैं। एक सिस्टम बग जिसका इस आदमी ने फायदा उठाया। नहीं, कोबोल्ड्स को भी असल में फायदा हो रहा है, उनकी ताकत भी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। धिक्कार है इस इंसान गद्दार पर। पहाड़ी पर लेटे हुए सूमो ने अपने हल्के सूखे होठों को चाटा, उसका दिल जानलेवा इरादों से भरा हुआ था। केंटो माइडा जितना बेहतर डेवलप करेगा, उसके पड़ोसियों के लिए उतनी ही बुरी खबर होगी। मैं देर नहीं कर सकता। अगर इस इंसान गद्दार ने खजाने के बक्से से बंदूक निकाल ली तो मेरा एकमात्र लॉन्ग रेंज फायदा खत्म हो जाएगा और फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। खड़े होकर सूमो पहाड़ी से नीचे फिसल गया। दूरी अभी भी बहुत ज्यादा थी और उसे कैंप के लेआउट की साफ जानकारी नहीं थी। सीधा हमला करना बेवकूफ़ी होगी जब तक कि वह उन ट्रेबुशेट्स पर कब्जा करके सभी विस्फोटक पैकेजों को अंदर न भेज दे। हालांकि सूमो ने हिम्मत नहीं हारी। चूंकि दोनों तरफ युद्ध चल रहा था, इसलिए उसे खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। शायद इस युद्ध का रुख बदलने के लिए बस आग में घी डालने की जरूरत थी। सूमो की नज़रें और तेज हो गईं और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। वह खराब सड़क पर धीरे धीरे सिर्फ 20 मील प्रति घंटा की स्पीड से लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा। रास्ते में सूमो रुकता और चलता रहा, पहाड़ी के चारों ओर घूमता रहा, समय समय पर गाड़ी से उतरकर जमीन पर बने निशानों के हिसाब से आगे बढ़ता रहा। ओरियो, क्या तुम्हें उनकी गंध आ रही है? उसने ओरियो की नाक के सामने सुनहरे पीले फर का एक गुच्छा रखा। सूंघने के बाद ओरियो 2 बार भौंका और सामने दाईं ओर इशारा किया। ये दिशा। अभी तक अनजान जीव साल्टपीटर कैंप के दक्षिण में थे और कोबोल्ड कैसल उत्तर में था। बीच में कैंप दोनों तरफ के बीच बफर जोन का काम कर रहा था। मैदान में पहुंचते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। लगभग 20 से 30 मिनट बाद उसकी नज़र के आखिर में कोबोल्ड से लड़ने वाले अनजान जीवों का अड्डा दिखाई दिया। उसने बगी को छिपाने के लिए एक नीची जगह पर पार्क किया, फिर सूमो जल्दी से एक ऊंची जगह पर गया, अपनी दूरबीन निकाली और देखने लगा। ज्यादा दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर दूर बिखरे हुए राक्षस जमीन पर बैठे थे, जो अपनी हार से निराश लग रहे थे। अपनी दूरबीन निकालकर सूमो ने इस बार साफ देखा तो वे शेर आदमी हैं। कैंप में घरों से खाना पकाने का धुआं उठ रहा था, जो आसमान में ऊंचाई तक जा रहा था, काफी साफ दिख रहा था।
कुल मिलाकर शेर आदमियों का कबीला एक अच्छी तरह से व्यवस्थित छोटे गांव जैसा लग रहा था। कोबोल्ड कैसल के नए अमीरों वाले रूप की तुलना में शेर आदमी बहुत ज्यादा गरीब दिख रहे थे। बंजर जमीन पर लकड़ी के घरों की कतारें करीने से बिखरी हुई थीं और लकड़ी के घरों के किनारे बड़े बड़े लट्ठे करीने से रखे हुए थे। वहां बहुत सारे बड़े बड़े लट्ठे थे, हर एक का व्यास 80 सेंटीमीटर से ज्यादा था, जो गांव के चारों ओर 3 दिशाओं में करीने से रखे हुए थे, जिससे सिर्फ सामने का हिस्सा लोगों के लिए खुला था। 1, 2, 30। सूमो ने गांव में शेर आदमियों की संख्या का अंदाजा लगाया। शेर आदमियों की संख्या कोबोल्ड से बहुत कम लग रही थी। इतने बड़े कैंप में मोटे तौर पर गिनती करने पर 1000 से ज्यादा नहीं थे। खासकर कबीले के बीच में घायल सैनिकों का एक बड़ा समूह बैठा था। घायल और स्वस्थ शेर आदमी योद्धाओं को मिलाकर, साथ ही इन शेर आदमी कबीलों के अंदर वालों को मिलाकर, ये पता नहीं था कि 500 भी लड़ने के लिए तैयार लोग थे या नहीं। इसके उलट अकेले कोबोल्ड्स के पास अपने किले में 1 या 2000 से कम नहीं थे। बिना सोचे समझे ये साफ था कि दोनों तरफ की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। क्या शेर आदमी पागल हैं? ये टिड्डे का रथ रोकने की कोशिश करने जैसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने खून और मांस से उनके किले में घुस नहीं सकते, है ना? शेर आदमियों के ढीले ढाले डिफेंस पर नजर डालने के बाद सूमो ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेर आदमियों की अजीब हरकतों पर क्या कमेंट करे। अगर तुम आग के जादू का इस्तेमाल कर सकते और तुमने इस साल्टपीटर कैंप को हरा दिया होता तो ये पूरी तरह समझ में आता। लेकिन अब दिक्कत यह है, सिर्फ विंड रश का इस्तेमाल करने वाले शेर आदमियों को ये लड़ाई जीतने से क्या फ़ायदा होगा? क्या ये सच में सिर्फ नस्लीय झगड़े की वजह से है? कुछ समझ न आने पर उसने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। सूमो ने अपनी दूरबीन नीचे रखी, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। उसने अपने इक्विपमेंट को फिर से चेक किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। बड़े लट्ठों की वजह से नज़ारा रुका हुआ था और लान मेन के पास कोई वॉच टावर या वैसा कोई निगरानी का इंतजाम नहीं था, इसलिए सूमो थोड़ा घूमकर लान मेन के कैंप से 1 किलोमीटर से भी कम अंदर तक पहुंच गया। अगर वह और पास जाता तो उसे लान मेन द्वारा पकड़े जाने की चिंता करनी पड़ती। लान मेन के कैंप में कोबोल्ड्स के कैंप से कहीं ज्यादा लूप होल लगते हैं। जमीन पर लेटे हुए अपने स्टोरेज स्पेस में रखे दर्जनों पाउंड के एक्सप्लोसिव पैकेज को देखते हुए सूमो ने जल्दी से फायदे और नुकसान सोचे। अभी जितने एक्सप्लोसिव हैं उनसे कोबोल्ड से निपटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह इन लान मेन को उड़ाने के लिए ज़रूर काफ़ी होगा। भले ही वह सभी लान मेन को न मार पाए, सूमो को भरोसा था कि इसके बाद होने वाली अफरा तफरी उनके ग्रुप को तोड़ देगी। इसके इनाम ज़रूर अच्छे होंगे। नहीं, ये लान मैन अभी भी ताकतवर कोबोल्ड्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं तो मुझे सीधे केंटो माइडा का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या ये लान मैन थोड़ी देर के लिए साथ दे सकते हैं। कम से कम कोबोल्ड्स की डेवलपमेंट स्पीड को रोकने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं। अपना सिर झुकाकर सूमो तेजी से आगे बढ़ा। वह लगभग 500 मीटर चलने के बाद रुका और ध्यान से देखता रहा। इस बार सूमो ने और भी ज्यादा देखा। लान मैन के कैंप के बीच में लगभग 100 घायल सैनिक और 200 से ज्यादा अच्छी हालत में योद्धा थे। इलाके का सर्वे करने के बाद सूमो ने अपनी तेज आंखों से सभी लान मैन के बीच सिर्फ एक बूढ़े लान मैन को रोब पहने हुए पाया, और असल में इन कमीने लान मैन ने इंसानी कैदी पकड़े हैं। सच में बंजर जमीन पर आने के बाद सभी एलियन नस्लें दुश्मन हो जाती हैं। ये जानवर। कैंप के एक तरफ बड़े बड़े लट्ठों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा इंसान बंधे हुए थे। दूरबीन से देखने पर सूमो को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसका गुस्सा भड़क उठा। सभी लोग लट्ठों से बंधे हुए थे और उनके जरूरी अंगों से मांस बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जो खून बह रहा था उससे उनके पीछे के लट्ठे और उनके पैरों के नीचे की जमीन पहले ही दागदार हो चुकी थी। दूरी इतनी ज्यादा थी कि सूमो सबके चेहरों के हाव भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ कल्पना करके ही वह बंधे होने और जिंदा मांस काटे जाने के दर्द का अंदाजा लगा सकता था। जहां तक उस समय घायलों और योद्धाओं को परोसे जा रहे मांस के बर्तनों की बात है, सूमो की हिम्मत नहीं हुई कि वह मांस कहां से आया होगा। धत्तेरे की इंसानी नस्ल की नेचुरल डेवलपमेंट स्पीड बहुत धीमी है। सिर्फ बड़ी संख्या में बेसिक टूल बनाकर ही वे इन काल्पनिक नस्लों से मुकाबला कर सकते हैं। सभी जीवों के लिए इस जिंदा रहने की दौड़ में इंसानी नस्ल बिल्कुल आखिर में शुरू हुई थी। कोबोल्ड जानवर थे, लेकिन सूमो ने कम से कम इंसानों को उनके साथ कोऑपरेट करते देखा। जहां तक इन लान मैन की बात है, वे सभी मरने के लायक थे। लान मैन के कैंप को आसमान छूने की इच्छा को शांत करते हुए सूमो ठंडे दिमाग से देखता रहा। नर और फीमेल लान मैन में फर्क करना आसान था। जिनके गले में अयाल थे वे मेल लान मैन थे और जिनके नहीं थे वे फीमेल लान मैन थीं। जहां तक बड़े लान मैन की बात है, सूमो ने कुछ देर देखा। लगता है इस लान मैन कैंप का लीडर यही है, और यह एक फीमेल लान मैन लग रही है। फीमेल लान मैन घायलों और योद्धाओं से बने घेरे में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो हौसला बढ़ाने के लिए।
जैसे ही मीट परोसा गया, फीमेल लायन मैन ने अपनी लाठी घुमाई और सभी लायन मैन खुशी से चिल्लाए, फिर खाने लगे। जो एक अच्छा सीन होना चाहिए था, वह अब सूमो की नज़रों में एक जीती जागती नर्क जैसा लग रहा था। असभ्य जानवरों का एक ग्रुप जो बाकी सभी नस्लों को खाना समझता है। भले ही ऐसे जीव इंसान बन जाएं और थोड़ी समझदारी हासिल कर लें, फिर भी वे जानवर ही थे। रुको, समझदारी? बीच में अभी भी बोल रही फीमेल लायन मैन को देखकर सूमो के दिमाग में एक हिम्मत वाला आइडिया आया। लायन मैन को कोबोल्ड से हार मिली। उन्हें शायद पता है कि कोबोल्ड्स ने इंसानों की मदद से ही अपने कैंप को बचाया था। अगर मैं भी थोड़ी ताकत दिखाऊं और उनकी मदद करने को तैयार रहूं, तो शायद मैं उनके बीच दरार डालो, पूरी सिचुएशन को बैलेंस में आने दो। अचानक मुश्किल हुई सिचुएशन ने सूमो के दिमाग को एक्टिव कर दिया। बाहर लगातार खतरे के मुकाबले शेल्टर के पास इन दो टिक टिक करते टाइम बमों का मतलब था कि उसे रात में भी इन जानवरों के हमला करने से सावधान रहना होगा। जब दूसरे लोग बिस्तर के पास खर्राटे लेते हैं तो कोई चैन से सो नहीं सकता। जब तक शेर आदमी और कोबोल्ड आपस में नहीं लड़ते, सूमो, जो तुलनात्मक रूप से कमजोर था, उस अराजकता का फायदा उठा सकता था। वह जितना इसके बारे में सोचता, सूमो को ये रणनीति उतनी ही ज्यादा सही लगती। खड़े होकर उसने अपने शरीर से पीली धूल झाड़ी, ओरियो को वहीं रहने और बाहर न जाने का इशारा किया, फिर अपने जूतों के इलेक्ट्रिक स्विच को 2 बार क्लिक किया और सावधानी से आगे बढ़ा। लगभग 300 मीटर चलने के बाद शेर आदमियों के कैंप ने सच में सूमो की मौजूदगी का पता लगा लिया और चिल्लाने लगे। कुछ दूरी से सूमो ने कल की बची हुई फफूंदी लगी चादर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसने उसे आगे पीछे हिलाया, एक दोस्ताना इशारा करते हुए। दूसरी तरफ के शेर आदमी भी समझ गए। उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ धमकी भरे अंदाज में दहाड़ा, सूमो को और आगे न बढ़ने का इशारा करते हुए। उसने फिर से दूरी जांची, उसे 100 मीटर तक कम किया, और यह पक्का करने के बाद कि शेर आदमियों के पास लंबी दूरी के हमले की क्षमता या आक्रामक प्रवृत्ति नहीं है, सूमो आराम से रुक गया और आगे बढ़ना बंद कर दिया। उनके बीच 100 मीटर की दूरी थी। सूमो ने अपने हाथ में फूलों वाली चादर लहराई और शेर आदमियों ने दहाड़ा, अपने भले पकड़े हुए, एक अजीब संतुलन बनाते हुए। कैंप में 200 से ज्यादा स्वस्थ योद्धा शेर आदमियों के होने के कारण किसी ने भी जल्दबाजी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर सूमो का दिल खुशी से भर गया। मैंने सही दांव लगाया। इन शेर आदमियों में सच में बुद्धि है, ठीक कोबोल्ड्स की तरह। उनसे बात करने की कोशिश करना पूरी तरह से मुमकिन है। सूमो को रुकते देखकर दूर खड़े शेर आदमियों को भी कुछ एहसास हुआ। सूमो की नज़र में लगभग सभी शेर आदमियों ने एक ही समय पर अपना सिर घुमाया और कैंप के बीच में खड़ी एक महिला शेर आदमी पर अपनी नज़रें टिका दीं। बुजुर्ग महिला शेर आदमी की आंखों में जानवर जैसी जंगली क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसमें इंसान जैसी समझदारी की झलक थी। सूमो को देखकर, जो अभी भी चादर लहरा रहा था, बुजुर्ग शेर आदमी ने सिर हिलाया और अपने बगल वाले शेर आदमी से कुछ कहा, और अचानक जोर से भौंकने की आवाज़ें आईं। हालांकि एक बुजुर्ग ही होता है। उसकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा ने उसे कबीले में एक महत्वपूर्ण आवाज़ दी थी। कुछ ही मिनटों में उसने अपनी छड़ी घुमाई और उसके पैरों के पास एक जादुई छोटा बवंडर दिखाई दिया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकली, बूढ़ी शेरनी की चलने की स्पीड बहुत तेज थी, फिर भी सूमो अपनी नज़र से उसका अंदाज़ा लगा सकता था। इलेक्ट्रिक असिस्टेंस चालू होने पर मेरी स्पीड 100 मीटर प्रति 10 सेकंड है। ये शेरनी मुझसे थोड़ी धीमी है, इससे मुकाबला करना सुरक्षित है। जैसे ही उनके बीच की दूरी कम हुई, सूमो ने चादर नीचे की और एक सोच के साथ उसे हटा दिया। सूमो देख सकता था कि यह चाल दिखाने के बाद शेरनी की आंखों में थोड़ी सावधानी थी, लेकिन थोड़ी खुशी भी थी। जैसे ही उनके बीच की दूरी 15 मीटर कम हुई, सूमो और शेरनी दोनों स्वाभाविक रूप से रुक गए। सूमो एक कदम पीछे हटा और उसने दौड़ना बंद कर दिया। आओ, ओ नमस्ते, ये सोचकर कि शायद वह समझेगी नहीं, सूमो ने दोस्ती वाला हाथ मिलाने का इशारा भी किया, जिससे शेरनी चौंक गई और 2 कदम पीछे हट गई। क्या मैं इतना डरावना हूँ? शेरनी की प्रतिक्रिया देखकर सूमो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। हालांकि सूमो को बिल्कुल पता नहीं था कि शेरनी की नज़रों में उसका कवच और कॉम्बैट सूट दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति के प्रतीक थे। उपकरण जितना ज़्यादा एडवांस होगा, वह उतनी ही ज़्यादा युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। यही वजह थी कि लायनमैन हमेशा की तरह मांस का शिकार करने नहीं निकले थे, बल्कि बातचीत करने को तैयार थे। अभी अभी हार का सामना करने के बाद उनके कबीले की ताकत दूसरे झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनकी नज़र में सूमो सिर्फ एक दोस्त हो सकता था, दुश्मन नहीं। आओ आओ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ। कुछ बातचीत के बाद सूमो को अलग अलग जातियों के बीच बातचीत करने में मुश्किल महसूस हुई। किस्मत से माएदा केंटो और कोबोल्ड्स द्वारा इस्तेमाल किए गए बातचीत के इशारे, जिन्हें उसने ज़मीन पर लेटे हुए आधे घंटे तक देखा था, अब काम आए। बातचीत में लड़खड़ाते हुए महिला लायनमैन आखिरकार सूमो के आने का मकसद समझ गई।
इस पल, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी सावधानी थी, लेकिन खुशी की एक झलक भी थी। लायनमैन साफ जानते थे कि वे अपने सामने वाले कोबोल्ड्स को क्यों नहीं हरा सकते। इंसानों की मदद, चाहे वह नुकीले खंभे हों, शेवो डी फ्राइज हों या गुलेले हों, कैंप का लेआउट इंसानी बुद्धिमत्ता का नतीजा था। सूमो की मदद की पेशकश अब बर्फीले तूफान में कोयला देने जैसी थी, जिससे महिला लायनमैन की आंखों में आंसू आ गए। ये पक्का करने के बाद कि बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, सूमो ने एक इशारा किया और ओरियो सावधानी से पीछे से दौड़कर आया। इस पर महिला लायनमैन, जिसने अपनी चौकसी कम कर दी थी, अचानक अपनी छड़ी जोर से घुमाए और पीछे देखे बिना पीछे हट गई। गांव के लायनमैन ने भी ऐसा रिएक्ट किया जैसे वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों, बेचैन हो गए और निर्णायक लड़ाई के लिए बाहर निकलने को तैयार हो गए। ओरियो, उन्हें जल्दी बताओ कि तुम कौन हो, और उन्हें बताओ कि मैं सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। सूमो ने स्थिति बिगड़ते देख जोर से चिल्लाया। पीछे से दौड़ते हुए ओरियो ने तुरंत सिर हिलाया और आसमान की ओर एक जोर की आवाज़ निकाली। आओ! ओरियो की जोरदार आवाज़ में सद्भावना थी, जिससे भागती हुई महिला लायनमैन रुक गई और उत्सुकता से अपना सिर घुमाया। आओ वो, आओ! एक धाराप्रवाह बोली में बोलते हुए ओरियो की जीभ तेजी से बोलते हुए फड़फड़ा रही थी। महिला लायनमैन को शायद उम्मीद नहीं थी कि ओरियो एक मामूली छोटा अनुवादक होगा, और वह उत्सुकता से मुड़ी। ओह! आवो, वो! सूमो दोनों के बीच की बातचीत में बिल्कुल दखल नहीं दे पाया, इसलिए वह लाचार होकर बस खड़ा देखता रहा। लगभग 4-5 मिनट बाद उस शेरनी जैसी औरत को कोई ज़रूरी खबर मिली। खुश होकर उसने पीछे की ओर चिल्लाया। पहाड़ी पर खड़े शेर जैसे लोग भी 2 सेकंड के लिए जम गए, फिर अपने बचाव की मुद्रा से हटकर खुशी मनाने लगे। उत्साही शेरनी जैसी औरत को पास आते देख, जो 15 मीटर की दूरी पर भी नहीं रुकी, सूमो ने अपनी आंखों के कोने से ओरियो को सिर हिलाते देखा। ओरियो की पुष्टि के बावजूद उस एलियन को पास आते देख सूमो के दिल में असुरक्षा की एक तेज भावना उमड़ पड़ी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने इलेक्ट्रिक भाले को बुलाने की इच्छा को जबरदस्ती दबाया। जैसे ही वह शेरनी जैसी औरत पास आए, सूमो ने हाथ मिलाने के इशारे में अपना हाथ बढ़ाया। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना छोटा, रोएदार हाथ उसके हाथ में रख दिया। सूरज की रोशनी में सूमो ने हल्की सी मुस्कान दी। दुर्भाग्य से उस शेरनी जैसी औरत ने सूमो की आंखों की ठंडक और न ही हल्की, बची हुई जानलेवा भावना को नोटिस किया। शेर जैसे लोगों की ऊपरी दोस्ती हासिल करने के बाद दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी सहयोग हुआ, और उसके बाद सब कुछ आसानी से आगे बढ़ा। ओरियो के अनुवाद करने पर सूमो एक वाक्य कहता, ओरियो उसे दोहराता और शेर जैसा आदमी जवाब देता। अब वह दृश्य पहले की तरह भाषा की बाधा वाली लड़ाई नहीं थी। भाषा हमेशा से अलग अलग जातियों के बीच बातचीत में सबसे बड़ी बाधा रही है। माएदा केंटो और कोबोल्ड्स के बीच गठबंधन की तुलना में सूमो को विश्वास था कि शेर जैसे लोगों के साथ उसका गठबंधन कहीं ज्यादा मजबूत था। ओरियो, उन्हें बताओ कि मेरे पास एक हथियार है जो उन्हें उनके सामने वाले कोबोल्ड कैंप पर सफलतापूर्वक हमला करने में मदद कर सकता है, लेकिन तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे लिए उस लेकिन का अनुवाद करो। सूमो की बातें सुनकर ओरियो ने अपनी आंखें घुमाईं और अनुवाद करने के लिए चिल्लाने लगा। पहला आधा हिस्सा सुनकर शेरनी जैसे चेहरे वाली औरत का चेहरा बेकाबू खुशी से खिल उठा। वह खुद को रोक नहीं पाए और कुछ चीखें निकाली, खासकर बीच वाले हिस्से पर। जब उसने ओरियो का लेकिन सुना, तो उसने तुरंत उलझन वाला एक्सप्रेशन बनाया। मैं कोबोल्ड्स के खिलाफ तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन इंसानों ने मुझे नाराज किया है। लेकिन कोबोल्ड्स मेरे ओरियो के रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करने से मेरा ज़मीर बेचैन हो जाता है। खासकर जब मैं रात में सपने देखती हूँ, ये सोचकर कि इस बंजर ज़मीन पर ओरियो के भाई बहन कम हो रहे हैं और उसे बिना किसी साथी के अकेली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ये सोचकर ही मेरा दिल टूट जाता है। इस पॉइंट पर सूमो का लहजा बदल गया। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे निपटूं, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब ओरियो सूमो का मतलब समझ गया। उसके इंसान जैसे कुत्ते के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने ट्रांसलेशन में भौंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर हैरान होने के बाद शेरनी जैसी औरत तुरंत सूमो का मतलब समझ गई और बार बार सिर हिलाया। पीछे मुड़कर शेरनी जैसी औरत ने कैंप की तरफ 2 जोरदार दहाड़े मारी। कमांड सुनकर शेर जैसे योद्धा एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर तेजी से पीछे हट गए। एक पल बाद एक बड़ी चीज बाहर लाई गई। दूर से ही उसे देखकर सूमो पूरी तरह हैरान रह गया। 6 शेर जैसे योद्धा, हर कोई एक हिस्सा पकड़े हुए, प्रोपेलर ब्लेड वाली एक मशीन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। सूमो के लिए यह चीज़ नई नहीं थी, ये वही पावर सोर्स था जो यॉट या जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। एक इनबोर्ड आउटबोर्ड मोटर। ये चीज़ काफ़ी बड़ी थी और भारी ब्लेड की वजह से इसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। इन दिखने में गरीब शेर जैसे लोगों के पास सच में इतनी अच्छी चीज़ है। मुझे हैरानी है कि वे इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। क्या वे इसे चालू करके घूमते हुए ब्लेड से लोगों को मारना चाहते हैं?
जोर लगाओ। शेर जैसे लोग, जो खास मजबूत नहीं थे, बोझ उठाने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। वे इसे दोनों के 20 मीटर के दायरे में ले आए, इससे पहले कि शेरनी जैसी औरत ने उन्हें इसे नीचे रखने और वापस जाने का आदेश दिया। अपने हाथ झाड़ते हुए शेरनी जैसी औरत ने जीत भरी नज़र से सूमो को देखा। इतनी अच्छी चीज देखकर सूमो ने कोई दिक्कत नहीं की। वह पास गया, मोटर पर हाथ हिलाया और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख लिया। स्टोरेज स्पेस के अंदर उसके हथियारों, पानी और तेल वाले नूडल्स के 2 कटोरे के अलावा सिर्फ रखे हुए विस्फोटक पैकेट बचे थे। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद मोटर अंदर एकदम सही फिट हो गई। सूमो की यह ट्रिक देखकर शेरनी जैसी औरत की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई और वह इस शक्तिशाली साथी से और भी ज्यादा खुश हो गई। ओरियो, उसे बताओ कि मैं इससे बहुत खुश हूं, इसलिए अब मैं उसे अपने हथियार की ताकत का एक फ्री डेमो दूंगा। उसने ओरियो को बुलाया। ट्रांसलेशन के बाद शेरनी जैसी औरत को बार बार सिर हिलाते देखकर सूमो ने खुद को संभाला। उसने अपने स्टोरेज स्पेस से 1 पाउंड का विस्फोटक पैकेट निकाला, टेप हटाया, आधा जो 250 ग्राम था एक तरफ रख दिया और 2 मिनट की फ्यूज निकाली। उसने जल्दी से फ्यूज को ब्लैक पाउडर में डाला, जमीन में एक गड्ढा खोदा और विस्फोटक पैकेट को अंदर रख दिया। रुको, उसे कहो कि इसे जलाए और जल्दी से पीछे हट जाए। ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है, अगर वह धीमी हुई तो मर जाएगी। एक गंभीर चेतावनी देते हुए और शेरनी जैसी औरत का घबराया हुआ चेहरा देखकर सूमो नीचे झुका, एक लाइटर निकाला और फ्यूज जला दी। सिसल सिसल, टाइम वाली फ्यूज जलने के बाद वह धीरे धीरे जलने लगी। जोर से चिल्लाकर वे तीनों जल्दी से पीछे हट गए। पीछे भागते समय सूमो को अचानक अपने पैरों के नीचे हल्कापन महसूस हुआ। नीचे देखकर वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पैरों पर 2 छोटे बवंडर बन रहे थे। स्पेशल इफेक्ट की तरह छोटे बवंडर उसके टखनों के चारों ओर घूम रहे थे, जिससे सूमो को भागने में तेजी मिल रही थी। क्या ये जादू है? कितनी चमत्कारी शक्ति है! अपना सिर घुमाकर सूमो को शेरनी जैसी औरत का दयालु चेहरा देखकर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये शक्ति बिना किसी निशान के आए और चली गई। कोबोल्ड्स के निशान छोड़ने वाले फायरबॉल की तुलना में ये चीज़ हैस्ट जैसी और भी ज्यादा चमत्कारी थी। बूम! इससे पहले कि सूमो अपने पैरों के नीचे हैस्ट स्पेल को महसूस कर पाता, पीछे से एक जबरदस्त शॉकवेव आई जिसने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। अनगिनत छोटे छोटे पत्थर आसमान में उड़ गए और मूसलाधार बारिश की तरह सबके सिरों पर गिरने लगे। फीमेल लायनमैन को साफ तौर पर ऐसी पावर की उम्मीद नहीं थी। जब वह पलटी तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। जहां पिक्रिक एसिड बम रखा गया था, वहां पीले बादल उठे और आसमान में फैल गए। उसकी जगह लगभग 2 या 3 मीटर डायमीटर का एक गहरा गड्ढा बन गया था, जो अभी भी धमाके से निकले घने रह रहकर निकलने वाले धुएं से भरा हुआ था। आ वो जमीन पर गिरी। फीमेल लायनमैन की आंखों में बेकाबू घबराहट और सदमा था। उसकी आंखों में ये डरावनी पावर भगवान की सजा की तरह कैटापुल्ट से गिरने वाले किसी बड़े पत्थर से कम नहीं थी। यह शायद और भी ज्यादा तेज थी। ओरियो, उसे बताओ कि मैं उन्हें जो भगवान का हथियार देने जा रहा हूं, वह इससे 4 या 5 गुना ज्यादा डरावना है। हालांकि इसकी पूरी पावर को बाहर निकालने के लिए हमें एक निडर योद्धा की जरूरत है। सूमो का इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ओरियो ने मतलब बताना शुरू किया। सही बात कहने के लिए ओरियो ने इस बार बहुत धीरे धीरे और बहुत सटीक तरीके से बात की। सूमो को लगा कि ओरियो ने 4 या 5 बार और निडर योद्धा शब्दों पर जोर दिया। इतने साफ एक्सप्रेशन के साथ फीमेल लायनमैन कोई बेवकूफ़ नहीं थी, वह तुरंत समझ गई और उसने सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। खड़े होकर फीमेल लायनमैन ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। दोनों ने अच्छा महसूस करने के लिए हाथ मिलाया। एक पल बाद उसने ऊपर देखा और आसमान की तरफ जोर से चिल्लाए। जमीन पर गिरे हुए लायनमैन योद्धा एक साथ खड़े हो गए और इकट्ठा होने लगे। वे तीनों कैंप की तरफ वापस चले गए और अब पूरी तरह से इकट्ठा हुए लायनमैन कबीले के सामने पहुंच गए। क्या जबरदस्त हिम्मत है! कोबोल्ड्स की तुलना में इन हारे हुए लायनमैन की लड़ने की ताकत डरावनी है। इस तरह हारने के बाद उनका हौसला बढ़ाना। अपने सामने सही तरीके से बनी टीम को देखकर सूमो मन ही मन हैरान रह गया। साथ ही उसे फीमेल लायनमैन के लिए थोड़ी और इज्जत हो गई। इसके बाद के परफॉर्मेंस के दौरान सूमो ने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखा कि लायनमैन कबीला कैसे हिलने लगा और फिर शांत हो गया। आखिर में एक लायनमैन योद्धा, जो साफ तौर पर दूसरों से ज्यादा ताकतवर था, आगे बढ़ा, अपना भला उठाया और आसमान की तरफ चिल्लाया। उसी समय फीमेल लायनमैन ने देखा और सिर हिलाया। वह, हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, सिर्फ इतना ताकतवर योद्धा ही एक्सप्लोसिव पैक की पूरी ताकत दिखा सकता है। लायनमैन योद्धा को आते देख सूमो ने ओरियो को लायनमैन कैंप से रस्सी की एक लंबाई मांगने का इशारा किया। इस बीच उसने अपने स्टोरेज स्पेस से 1.5 किलोग्राम एक्सप्लोसिव पैक, बाकी 0.25 किलोग्राम के साथ निकाले और उन्हें टेप से लपेट दिया।
रस्सी उठाकर उसने लायन मैन को अपनी बाहें खोलने का इशारा किया। सूमो ने एक्सप्लोसिव पैक को उससे सुरक्षित रूप से बांध दिया और अंदर 2 मिनट का फ्यूज डाल दिया। फ्यूज लायन मैन योद्धा के लेदर के कपड़ों से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया। ओरियो, उससे कहो कि जब तक वह कैंप के एंट्रेंस पर जाकर इस फ्यूज को जलाता है, वह इन कोबोल्ड्स की किलेबंदी को अपने साथ जहन्नुम में ले जा सकता है। गंभीरता से लायन मैन योद्धा के कंधे पर थपथपाते हुए सूमो ने उसे इज्जत से भरी नज़र से देखा। भाई, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं कि तुम एक असली टफ आदमी हो। अपनी जाति की शान से प्रेरित होकर लायन मैन योद्धा ने न सिर्फ मौत का डर नहीं दिखाया, बल्कि अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ चिल्लाया। एक पल सोचने के बाद सूमो ने अपना लाइट अभी लायन मैन योद्धा के हाथ में गंभीरता से देते हुए उसे इस्तेमाल करना सिखाया। अब इस ताकतवर हथियार की मदद से लायन मैन कबीले का हौसला बहुत ज्यादा डरावना था। 300 से 400 लोगों का ग्रुप एक बड़े जुलूस में निकल पड़ा। सूमो को एस्कॉर्ट करते हुए ग्रुप कोबोल्ड कैंप की ओर बढ़ गया। रास्ते में फीमेल लायनमैन ने एक एक करके हर लायनमैन को अपनी तेजी से मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी मार्चिंग स्पीड बहुत तेज थी। उन्होंने 2 घंटे से भी कम समय में दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय की और सबसे पास की पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। अरे अरे, फीमेल लायनमैन ने बेचैनी से कहा। सूमो के बार बार भरोसा दिलाने के बाद वह जोर से चिल्लाए। 100 से ज्यादा घायल सैनिक आगे बढ़े, जबकि 300 सेहतमंद लायनमैन योद्धा इंतजार कर रहे थे। घायल योद्धाओं की भीड़ में एक्सप्लोसिव पैक लिए हुए लायनमैन योद्धा ने अपना सिर नीचे रखा और वह बिल्कुल गायब सा लग रहा था। हालांकि वह चार्ज के दौरान और तेज जा सकता था, उसने अपनी रफ्तार रोकी और भीड़ में ही रहा। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, मूर। मूर ने दूरी का अंदाजा लगाते हुए चुपके से खुद को हिम्मत दी। उसने लाइटर निकाला और उसे दबाया, जिससे निकली आग से वह फ्यूज जल गया जिसे उसने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। सिजल सिजल, फ्यूज उसकी गर्दन के साथ नीचे जलने लगा। रास्ते में उसका फर झुलस गया था और उसकी स्किन पर जलने के निशान रह गए थे। ये थोड़ा तेज दर्द साफ तौर पर मूर नाम के लायनमैन योद्धा की अंदर की ताकत को कम नहीं कर सका। नीचे झुककर ये देखकर कि 100 मीटर से भी कम दूरी बची है और उसके आसपास के ज्यादा से ज्यादा घायल लायनमैन को वॉच टावर पर कोबोल्ड में उड़ा रहे थे, मूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दांत पीसकर ग्रुप के आगे से निकलकर आगे बढ़ा। ये देखकर कोबोल्ड्स ने भी इस लायनमैन योद्धा की अजीब हरकतों पर ध्यान दिया। मजबूत मसल्स, ताकतवर पैर, मुलायम फर और वह पक्का इरादा वाला जानवर जैसा चेहरा। लायनमैन, चार्ज करो। शेर आदमियों, कभी मत मरना। शेर आदमियों, शान मेरी है। लगातार 3 बार चिल्लाते हुए मूर पागलों की तरह कोबोल्ड्स और पीछे खड़े इंसानों की नजरों के नीचे आगे बढ़ा। सब लोग मूर का रास्ता देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रास्ते में ऊंचे गेट को तोड़कर कैसे अंदर घुस सकता है। एक पल बाद जैसे ही दूरी कम हुई, मूर ने अपने चमड़े के कपड़े फाड़कर पीछे फेंक दिए, जिससे उसके नीचे रखे चमकीले एक्सप्लोसिव पैक दिखने लगे। फूलों वाली चादर और टेप से बंधे एक्सप्लोसिव पैक अजीब और हंसी के लायक लग रहे थे। गेट के पीछे और वॉच टावर पर खड़े कोबोल्ड मेज सब जोर से हंस पड़े। हंसी सुनकर माइडा केंटो, जो पीछे से लड़ाई देख रही थी, हैरानी से मुड़ी और गेट की तरफ देखा। धत तेरे की, यह एक एक्सप्लोसिव पैक है। नीचे उतरो। बहुत जाना पहचाना सा दिखने वाला एक्सप्लोसिव पैक और मूर के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर पीछे दूर खड़े माइडा केंटो के सिर में झुनझुनी हुई। वह तेजी से पीछे की ओर रेंगते हुए चिल्लाया। वॉच टावर और गेट पर लड़ाई की तैयारी कर रहे कोबोल्ड हैरान लग रहे थे। सभी इंसानों को तेजी से भागते और जमीन पर गिरते देखकर वे पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। लेकिन बूम, कैंप के एंट्रेंस से एक बहुत बड़ा सूरज उगता हुआ लगा। यह जबरदस्त टक्कर सूमो के लिए भी डरावनी थी, जो 500 मीटर दूर था। जमीन से एक छोटा पीला मशरूम जैसा बादल उठा, जो धीरे धीरे आसमान में फैल गया। हर जगह पत्थर उड़ रहे थे, जमीन फट गई थी और हवा धुएं और धूल से भर गई थी। जब विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई तो सबने ध्यान से देखा और ये देखकर हैरान रह गए। कैंप का वह गेट जिस पर कोबोल्ड को इतना गर्व था, गायब हो गया था और उसकी जगह 10 मीटर से ज्यादा डायमीटर का एक बड़ा गड्ढा बन गया था। सामने के चारों वॉच टावर गायब हो गए थे और एंट्रेंस पर खड़े कोबोल्ड भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। पूरे कैंप में पीछे सिर्फ कुछ दर्जन कोबोल्ड ही खड़े रह गए थे। आओ, फीमेल लायनमैन खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई और 300 लायनमैन योद्धाओं ने हमला बोल दिया। सूमो को एक मतलब भरी नज़र से देखने के बाद फीमेल लायनमैन भी तेजी से पीछे पीछे चली गई। खाई में लेटे हुए सूमो ने चुपचाप अपने स्टोरेज स्पेस से पुराने ज़माने का मोबाइल फ़ोन निकाला। ह्यूमंस और कोबोल्ड्स के बाद सर्च लिस्ट में नए आए लायनमैन को देखकर सूमो ने एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान दी। नीचे झुककर सूमो तेजी से खाई के साथ पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे लायनमैन गेल टेक्निक का कूलडाउन अभी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि बवंडर बहुत छोटा था, फिर भी दौड़ते समय इससे फायदा मिल रहा था।
इलेक्ट्रिक असिस्ट और जादू के मिले जुले असर से सूमो की चलने की स्पीड बहुत तेज थी। ऊंची ढलान पर खड़े होकर सूमो ने नीचे कैंप पर आखिरी नजर डाली, जहां पहले से ही अफरा तफरी वाली लड़ाई चल रही थी और जो इंसान बहुत दूर भाग गए थे। फिर उसने पक्के इरादे से मुड़कर चला गया। युद्ध क्रूर होता है, खासकर कबीलों की लड़ाई। सूमो पक्का नहीं कह सकता था कि इन कोबोल्ड से निपटने के बाद लायनमैन अपना ध्यान उस पर, यानी उस पर जिसने मुश्किल समय में मदद की थी, पर करेंगे या नहीं। वे हमारी तरह के नहीं हैं, उनके दिल जरूर अलग होंगे। लायनमैन की तुलना में मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। सेचल चार्ज के अलावा सीधे मुकाबले की बात करें तो मैं अभी इन निडर दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अफरा तफरी मचाकर इस स्थिति को पूरी तरह से गड़बड़ करके ही जीत सकता हूँ। तभी मुझे फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। जितने ज़्यादा अनजान नस्लों के दुश्मन थे, सूमो उतना ही कम सुरक्षित महसूस कर रहा था। ऊपर से साथ देने वाले लायनमैन सिर्फ इसलिए काम के थे क्योंकि वह उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता था। एक बार जब लायनमैन को सेचल चार्ज का राज पता चल जाएगा, तो जब वे अपनी असली मंशा दिखाएंगे तो सूमो के पास उनका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं होगा। सूमो स्वाभाविक रूप से ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा जैसी कोई आम आदमी डाकुओं के झुंड से बातचीत करने के लिए चाकू लेकर जाता है। कोबोल्ड किले में कम से कम 1000 एक्टिव सैनिक हैं। लायनमैन की यह लहर लापरवाह लगती है, लेकिन उन्होंने असल में लड़ाई नहीं जीती है, उन्होंने सिर्फ चौकी पर कब्जा किया है। जब कोबोल्ड्स पलटवार करेंगे, तभी लायनमैन का असली बुरा सपना शुरू होगा। इस समय का फायदा उठाते हुए दौड़ते हुए सूमो ने अपने हाथ में फ़ोन चलाया। पुराने ज़माने के चीनी फ़ोन जैसा जिन्हुआ नाम के इस फ़ोन का इंटरफेस ज़्यादा अलग नहीं था। कुछ टैप करके सूमो ने नेटवर्क सेटिंग्स ढूंढी। यिक्सिन, डियांटोंग और लियांडोंग के अलावा बाकी नेटवर्क सेटिंग्स में आज़ादी से चुने जा सकते थे। इस समय लायनमैन का प्रतीक नेटवर्क टिमटिमा रहा था, जिसके पीछे एक क्यू वर्जन लायनमैन अवतार था। बिना किसी झिझक के सूमो ने नेटवर्क बदल दिया। 3 से 5 सेकंड के लैग के बाद फ़ोन का मेन इंटरफेस बदलने लगा। क्या कमाल की चीज़ है, 50 किलोमीटर के अंदर का एक फ्लैट मैप सीधे मुझे दिखाया जा रहा है। अपनी रफ्तार धीमी करते हुए सूमो ने स्क्रीन के बीच में कुछ छोटे डॉट्स को ध्यान से देखा। हरा डॉट सिंबल नीचे था और लाल बड़े और छोटे डॉट सिंबल ऊपर और नीचे थे। बड़े डॉट्स चार्ज कर रहे लायनमैन थे। एक एंगल पर मुड़ने की कोशिश करते हुए सूमो ने तुरंत बाकी लायनमैन की लोकेशन कंफर्म की। वे ठीक कैंप के दक्षिण पूर्व दिशा में थे, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। लगता है लायनमैन जनजाति ने अभी भी कुछ लोगों को कैंप की रखवाली के लिए छोड़ा है, लेकिन ये भी अच्छा है, कम से कम इससे मुझे उनकी लोकेशन कंफर्म करने का मौका मिला। लायनमैन के रास्ते पर चलते हुए सूमो ने अपनी स्टेमिना वापस पाने के लिए 2 घूंट सायोनिक पानी पिया और ओरियो के साथ वापस लौट आया। इस समय इन जंगली लायनमैन के कैंप की ताकत कमज़ोर थी, ये चुपके से हमला करने का सही समय था। ऐसी जाति के लिए जो अनुशासन के साथ आगे बढ़ सकती थी और पीछे हट सकती थी और भारी नुकसान झेलने के बाद भी हौसला बनाए रख सकती थी, सूमो को कोबोल्ड जाति से ज़्यादा उनकी चिंता थी। एक बार जब लायनमैन कोबोल्ड से निपट लेंगे तो ऐसे तेज और निडर पड़ोसी और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। घायल लायनमैन के बोझ के बिना सूमो इस बार सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा समय में गांव के सामने वापस आ गया। जमीन पर लेटे हुए सूमो ने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया और खुद को लायनमैन जनजाति के पिछले हिस्से की ओर पोजीशन किया। आमतौर पर सामने खुली सुरक्षा होने पर ज़्यादातर लोग पीछे की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर देते हैं, और लायनमैन जनजाति भी इसका अपवाद नहीं थी। पूरे आधे घंटे बाद सूमो पीछे के विशाल पेड़ के पास पहुंचा। ये जगह पहले से ही लायनमैन जनजाति के अंदरूनी हिस्से के बहुत करीब थी। विशाल पेड़ के गैप से सूमो गांव में अलग अलग लायनमैन को खेलते और मस्ती करते हुए भी देख सकता था। अब और इंतज़ार नहीं, मुझे इसे जल्दी से उड़ाना है, चीज़ लेनी है और भागना है। बार बार कंफर्म करने के बाद कि लायनमैन कैंप में कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है, सूमो ने पक्के इरादे से 10 किलो का सेचल चार्ज निकाला और फ्यूज लगाना शुरू कर दिया। इस बार सेफ्टी पक्का करने के लिए सूमो ने 10 मिनट का फ्यूज चुना। लेकिन जैसे ही फ्यूज लगाया गया और सूमो ओरियो को उसे रखने का इंस्ट्रक्शन देने ही वाला था, अचानक हवा का एक तेज झोंका चलने लगा। ये सब क्या है? लायनमैन कैंप के बीच में ऊपर देखते हुए सूमो ये देखकर डर गया कि ज़मीन से 5 मीटर ऊपर अचानक एक दरार खुल गई है। इस खुली दरार से हवा का एक तेज झोंका आया जो आगे की ओर बह रहा था। कैंप में इंतजार कर रहे सभी लायनमैन तुरंत खुशी से झूम उठे जब उन्होंने दरार को देखा। एक स्पेस दरार, ये सच में अजीब है, क्या ये चीज़ें बस कहीं भी आ जाती हैं? एक वर्महोल जिसे पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने बिना डेटा मॉडल बनाए अनगिनत बार खोजा था, अचानक अपने सामने देखकर सूमो को तुरंत लगा कि उसका वैज्ञानिक नजरिया टूट गया है। अगर यहाँ कोई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहा होता तो वे शायद अभी पागल हो रहे होते। सूमो ने खुद से कहा, उसकी नज़रें बढ़ती दरार पर टिकी थीं।
दरार, जो पहले लगभग 5 मीटर की थी, अब लगभग 7 मीटर तक फैल गई थी, और जैसे जैसे ये फैलती गई, ये धीरे धीरे बंजर जमीन को छूने लगी। सभी लायनमैन एक बड़ा गोला बनाकर बीच में दरार को घूर रहे थे, हाथ पकड़े हुए और घूमते हुए खुशी मना रहे थे। सूमो की नज़र में दरार, जो पहले से ही 10 मीटर ऊंची थी, जमीन को छूते ही फैलना बंद हो गई। धीरे धीरे छेद चौड़ा होता गया और एक रोएदार हाथ बाहर निकला। हाथ के साथ 9 लायनमैन एक बड़ा लट्ठा बाहर ले जा रहे थे, जिस पर अभी भी कच्चा मांस लटका हुआ था। ओह! ये नज़ारा देखकर सभी लायनमैन पागल हो गए, खुद को रोक नहीं पाए और वहां अफरा तफरी मच गई। जोश में भरे लायनमैन आगे बढ़े, कुछ ने लट्ठा उठाने वालों की जगह ले ली, जबकि दूसरे लट्ठे से मांस लेकर एक तरफ हट गए। लायनमैन की टीमें सामान उठाते हुए एक क्रम में बाहर निकलीं, जब तक कि ठीक 11 टीमें या 99 लायनमैन बाहर नहीं निकल आए, और फिर स्पेस रिफ्ट तेजी से ढह गया और सिकुड़ गया। मैदान पर तेज हवा भी धीरे धीरे कम होने लगी, सभी लायनमैन की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे। स्पेस रिफ्ट से एक लकड़ी की मूर्ति गिरी, जिससे सियान रंग की चमक निकल रही थी। एक खजाना, यह एक खजाना है। बेचैन ओरियो को नीचे देखते हुए सूमो का मारने का इरादा तुरंत भड़क गया। उसकी नज़र बीच वाले लायनमैन के हाथ में लकड़ी की मूर्ति पर टिक गई। शेर इंसान कैंप का कोई इंचार्ज नहीं था, इसलिए मूर्ति गिरने के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गई। पढ़ने के लिए गूगल सर्च करें। सभी शेर इंसान ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्होंने अपने पुरखों को देखा हो, घुटने टेक कर झुक रहे थे। उनके प्रणाम की आवाज़ कभी न खत्म होने वाली थी। अपनी दूरबीन निकालकर सूमो ने लकड़ी की मूर्ति पकड़े हुए शेर इंसान पर निशाना साधा। उसके हाथों में लकड़ी की मूर्ति से अभी भी हल्की हरी चमक निकल रही थी, और दिन के उजाले में भी इस रोशनी का रहस्यमयी रूप साफ देखा जा सकता था। लकड़ी की मूर्ति का शेर इंसान जैसा रूप नीचे से ऊपर तक देखने पर असली जैसा लग रहा था। लंबे कपड़े, जिस पर पैटर्न बने थे, में एक अनोखी सुंदरता थी। हालांकि लकड़ी की मूर्ति के सिर पर कोई चेहरा नहीं था। शेर इंसान का चेहरा एकदम खाली था। पहली नज़र में यह बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा था, फिर भी यह बिना चेहरे वाली शेर इंसान की मूर्ति थी, जिसकी वजह से कई शेर इंसानों ने श्रद्धा से इसकी पूजा की। रस्म जारी रही। शेर इंसान की मूर्ति को तेजी से बाएं से दाएं पास किया जाने लगा, और जिस भी शेर इंसान को मूर्ति मिली वह बहुत खुश हुआ और बार बार झुककर प्रणाम किया। सूमो ने सब्र से इंतजार किया जब तक कि आखिरी शेर इंसान ने उसे पास नहीं कर दिया और उसे बीच वाले ताकतवर शेर इंसान को सौंप दिया, जिससे रस्म पूरी होने का इशारा मिला। शेर इंसानों की टोलियां, जो अभी भी एक साथ जमा थीं, दहाड़ते हुए तितर बितर हो गईं। पिछले शेर इंसानों के गाइडेंस में वे अपनी पोस्ट की ओर ठीक से चलने लगे। हे भगवान, इसी तरफ आते रहो, जल्दी करो, जल्दी करो। बड़े पेड़ की दरार में फंसा शेर इंसान योद्धाओं को पीछे की तरफ आते देख सूमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना किसी सख्त डिसिप्लिन के शेर इंसान योद्धाओं को मूर्ति को संभालना नहीं आता था, इसलिए वे कैंप के सबसे पीछे वाले बड़े घर का दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते थे। 3 से 5 सेकंड के बाद शेर इंसान योद्धा फिर से बाहर चला गया और मूर्ति अब उसके हाथ में नहीं थी। मौका, मुझे ये चीज़ शेर इंसान के वापस आने से पहले ही ले लेनी चाहिए, नहीं तो मेरा बम फटने पर यह चीज़ टूट सकती है। शेर इंसान योद्धा को धीरे धीरे जाते देख सूमो अपने दिल की बेचैनी को दबा नहीं सका और हवा में हाथ लहराया। सूमो के हाथ में एक सादा लेकिन ताकतवर दिखने वाला लोहे का फावड़ा आ गया। ये सूमो के बनाए सभी औजारों में से एकमात्र अच्छी तरह से बनाया गया लोहे का फावड़ा था। बड़े घर के पीछे छिपकर जमा किए गए बड़े बड़े लट्ठों को देखकर सूमो ने अपना दिल कड़ा किया और लकड़ी के सामने सीधे जमीन खोदना शुरू कर दिया। तेज धार, कम मेहनत और क्रिटिकल हिट के बाद कम रुकावट जैसी एडवांस खूबियों के साथ सूमो तब तक खोदता रहा जब तक वह पसीने से तर नहीं हो गया। धीरे धीरे बड़े बड़े लट्ठों के नीचे एक गहरा गड्ढा बन गया, जो आधे आदमी के निकलने के लिए काफी बड़ा था। गहरे गड्ढे के साथ सूमो पसीने से लथपथ होकर तेजी से आगे खोद रहा था। सूमो की मौजूदा जबरदस्त ताकत से हर फावड़े से मिट्टी उड़ रही थी। अपने स्टोरेज की आखिरी जगह का इस्तेमाल करके सूमो ने खोदी हुई मिट्टी उसमें डाल दी और फिर एक सोच के साथ उसे किनारे फेंकने के लिए इस्तेमाल किया। लगभग 10 मिनट से भी कम समय में बड़े बड़े लट्ठों के नीचे सूमो ने बड़ी मेहनत से एक सुरंग खोद ली थी, जो सीधे बड़े बड़े लट्ठों के नीचे से घर के पीछे तक जाती थी। बहुत बढ़िया, ये घर ठीक बड़े बड़े लट्ठों से सटा हुआ है, जो देखने में पूरी तरह से रुकावट डाल रहा है और मेरे लिए एक प्राकृतिक मौका बना रहा है। धीरे धीरे खोदते हुए और दोनों तरफ कोई शेर इंसान न देखकर सूमो के दिल की खुशी अब रोकी नहीं जा सकी। वह नीचे झुका और सीधे घर के पीछे फिसल गया। ओरियो, क्या वहां कोई है? सूमो ने धीरे से फुसफुसाया। ओरियो को सावधानी से सिर हिलाते हुए देखकर सूमो ने 2 गहरी सांसें लीं और अपने स्पेस से पहले बनाई हुई लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। ये वही लोहे की कुल्हाड़ी थी जिसने सूमो के शुरुआती स्टेज में आधिकारिक एंट्री को मार्क किया था।
इंस्टेंट सेवर स्पेशल इफेक्ट के साथ कुछ धीमी काटने की हरकतें करने के बाद अगले ही सेकंड कुल्हाड़ी का सिर अचानक अंदर धंस गया और लकड़ी का एक टुकड़ा निकल गया। इस डर से कि ज्यादा नुकसान से घर गिर जाएगा, सूमो ने सावधानी से एक रास्ता बनाया जो एक आदमी के रेंगने के लिए काफी चौड़ा था। रास्ते से अंदर का लेआउट और सामान देखा जा सकता था। लकड़ी का घर बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन अंदर से इसमें थोड़ा शानदार एहसास था। घर के दाहिनी ओर अलग अलग प्रजातियों के बड़े और छोटे सिर लटके हुए थे। बीच में सूमो ने कुछ इंसानों के सिर भी देखे। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ये कमीने एलियन राक्षस। ऊपर दाईं ओर बच्चे की खोपड़ी देखकर सूमो की मुट्ठियां जोर से भींच गईं। कुत्ते जैसे सिर वालों की तरह ये शेर इंसान भी साफ तौर पर अच्छे नहीं थे, वे सिर्फ सूमो की ताकत की वजह से सहयोग करने के लिए राजी हुए थे। सिर की ट्रॉफियों के नीचे घास फूस का एक लकड़ी का बिस्तर था, जिस पर कोई रजाई नहीं थी, बस बिखरी हुई घास फूस थी। लकड़ी के बिस्तर के सामने एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जिस पर चर्मपत्र की चादरें बिखरी हुई थीं। लकड़ी के घर के बीच में एक छोटी मेज भी थी, जिसके सामने कच्चा खून वाला मांस और कुछ कप थे जिनमें कुछ अनजान चीजें थीं। मुझे लकड़ी की मूर्ति नहीं दिख रही, उसे जरूर शेर इंसान योद्धा ने बीच वाली मेज पर रखा होगा। एंगल की वजह से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। ओरियो को सावधान रहने का इशारा करके सूमो लेट गया, दोनों हाथों से धक्का दिया और घर के अंदर फिसल गया। रिकॉर्ड प्लेयर सूमो शेर इंसान जाति के मुख्य ठिकाने में घुस गया है। आपके पास चुनने के लिए ये 3 ऑप्शन हैं। रिकॉर्ड पहला, शेर इंसान के ठिकाने को खत्म करें, खराब सेफ हाउस स्कोर पाएं और शेर इंसान की थोड़ी सी ताकत चुराएं। रिकॉर्ड दूसरा, शेर इंसान की मूर्ति चुराएं, ठिकाने को खत्म करने का इरादा छोड़ दें। अगर पकड़े गए तो शेर इंसान जाति हमेशा आपका पीछा करेगी। रिकॉर्ड तीसरा, शेर इंसान के ठिकाने के मालिक को मारें, पूरा सेफ हाउस स्कोर लगाएं, शेर इंसान के ठिकाने को मिला लें और शानदार शेर इंसान का ठिकाना पाएं। जैसे ही सूमो लकड़ी के घर में रेंग कर घुसा, अचानक गेम पैनल की प्रॉम्प्ट आवाज जोर से बजी। सूमो, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, चौंक गया। चुपचाप ध्यान लगाते हुए गेम पैनल दिखाई दिया। तीनों ऑप्शन को देखकर सूमो ने बिना झिझके पैनल बंद कर दिया और घर में खड़ा होकर अपने आसपास का जायजा लेने लगा। पिछली शेर इंसान की लकड़ी की मूर्ति बीच में छोटी मेज पर साफ दिखाई दे रही थी। झुककर खिड़की से बचते हुए सूमो धीरे धीरे पास आया और शेर इंसान की मूर्ति की खूबियों को ध्यान से देखने लगा। शेर भगवान बेहतरीन बलि की मूर्ति। विवरण 300 से ज्यादा लोगों के साथ जातिगत लड़ाई जीतने के बाद शेर इंसान की टुकड़ी को पोर्टल खोलने का दूसरा मौका मिला। सामान चुनने में शेर इंसान के बड़े ने 300 जानों के बदले अपने पूर्वज देवता शेर भगवान की मूर्ति को चुना, ताकि लड़ाई, जीवन और आपदा से बचने में पूरे फायदे मिल सकें। यह अभी बलि की हालत में है, इस्तेमाल के लिए अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। खास क्षमताएं। बलिदान। मूर्ति मिलने के बाद हर 100 विदेशी दुश्मनों की बलि देने पर शेर मानव दिव्यता का 1 पॉइंट पक्का मिलेगा। ताकत। मूर्ति एक्टिवेट होने के बाद दिव्यता के हर पॉइंट का इस्तेमाल करने पर ताकत बढ़ने का एट्रीब्यूट पक्का मिलेगा, 24 घंटे तक रहेगा। हवा का संरक्षण। जिन शेल्टर के पास शेर भगवान की मूर्ति होगी, उन्हें शेर भगवान का 1 पॉइंट का असाधारण आशीर्वाद पक्का मिलेगा। मूल्यांकन। दूसरी दुनिया में मुकाबला, जादू का आनंद लें। 3 क्षमताएं, शेर भगवान का आशीर्वाद। तो इस तरह मागो के शेल्टर की असाधारण खासियत आए। सूमो 3 एट्रीब्यूट को देखकर खुद को हैरानी जताने से नहीं रोक पाया। रहस्यमयी दिखने वाली शेर मानव की मूर्ति ने सच में निराश नहीं किया। 3 एट्रीब्यूट में से पहले को छोड़कर बाकी 2 बहुत उपयोगी थे। ये सोचकर कि शेल्टर को जल्द ही दूसरा आशीर्वाद मिलेगा, सूमो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। उसने लकड़ी की मूर्ति पकड़ी और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। जहां तक गेम पैनल की चेतावनी की बात है कि अगर उसे ढूंढ लिया गया तो शेर मानव उसका शिकार करेंगे, सूमो ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक वे एलियन जातियां थीं, वे हमेशा दुश्मन रहेंगी जब तक कि उन्हें दबाने के लिए पूरी ताकत न हो। सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ऐसा लगता है कि शेर मानवों की लड़ाई सच में इंसानों से अलग है। इंसानों को सिर्फ एलियन जातियों को हराकर खजाने के चेस्ट के इनाम मिलने का मौका मिलता है, लेकिन एलियन जातियां दरारें खोलकर और नस्लीय युद्ध जीतकर अपने रिश्तेदारों को बुला सकती हैं। दोनों के फायदे और नुकसान अभी पता नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे शेर मानवों और कुत्ते सिर वालों से निपटने का कोई तरीका नहीं मिला, तो समय के साथ जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। टेबल के पास जाकर सूमो ने सभी चर्मपत्र के कागज ले लिए। उन पर अजीब लिखावट और चित्र देखकर उसने उन सभी को अपने स्टोरेज स्पेस की दरारों में ठूंस दिया। टेबल के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट और बिस्तर के नीचे कार्डबोर्ड बॉक्स में खोजने के बाद सूमो ने एक बार फिर कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे पहले से चाहत थी। मादा शेर मानव की छड़ी। कुत्ते सिर वाले अपने फायरबॉल की शक्ति बढ़ाने के लिए बारूद का इस्तेमाल करते हैं।
मुझे हैरानी है कि इस शेर मानव की छड़ी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अपना ध्यान लगाते हुए सूमो ने सिस्टम को बुलाकर उसके एट्रीब्यूट्स चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के सिर वाले स्टाफ की तरह कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मजबूर होकर सूमो उसे अपनी गोद में रखकर झुकते हुए पीछे हट गया। पूरे शेर इंसान शेल्टर की सभी कीमती चीजें मिल गई थीं। एकमात्र बची हुई कीमती चीज शायद वह घर ही था। एक सोच के साथ सूमो के हाथ में 1 पाउंड का एक्सप्लोसिव का पैकेट आ गया। उसे घर के बीच में रखने के बाद उसने 2 मिनट का फ्यूज लगा दिया। फ्यूज खींचकर सूमो तेजी से पीछे हटा जब तक कि वह लकड़ी के घर और विशाल लट्ठे के छेद से बाहर नहीं निकल गया, तभी उसे आराम मिला। मन ही मन सिस्टम को बुलाकर उसने लाइटर बनाने के लिए 5 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च किए और फ्यूज जला दिया। सिसल सिसल फ्यूज तेजी से जलने लगा, टुकड़ों में एक मौत के डांस की तरह धीरे धीरे विशाल लट्ठे के नीचे के छेद से लकड़ी के घर की ओर बढ़ रहा था। बूम बूम इलेक्ट्रिक जूतों की मदद चालू हो गई। ओरियो को साथ लेकर सूमो बिना किसी छिपाव के तेजी से पीछे की ओर भागा। जंगल में एक हल्की हवा चली और जैसे ही 2 मिनट बीते, शेर इंसान शेल्टर तुरंत एक जलते हुए आग के गोले में बदल गया। रिकॉर्ड खिलाड़ी सूमो को शेर इंसान जाति के मुख्य शेल्टर को नष्ट करने के लिए बधाई, 500 आपदा पॉइंट्स मिले। रिकॉर्ड खिलाड़ी सूमो को शेर इंसान जाति के मुख्य शेल्टर को नष्ट करने के लिए बधाई, शेर इंसान दिव्यता तारांकन 1 मिली। अपने पीछे शॉकवेव से कंपन महसूस करते हुए और गेम पैनल का प्रॉम्प्ट देखकर सूमो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। बंजर जमीन की तेज हवाओं के साथ आसमान तक फैली पीली रेत ने बंजर जमीन पर चलने वाले हर जीव पर जंग का ऐलान कर दिया था। अपना सिर घुमाकर सूमो ऊंची जमीन पर खड़ा हो गया। उसकी नज़र अस्त व्यस्त लायनमैन कैंप पर गई। कोर शेल्टर में अचानक हुए धमाके ने शुरू में ठीक ठाक लायनमैन कैंप में तुरंत अफरा तफरी मचा दी थी। 1 पाउंड का पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव पैकेज ज्यादा ताकतवर नहीं था और शेल्टर को गिरा नहीं सका। हालांकि पिक्रिक एसिड के साथ धमाका सेकेंडरी था, उसके बाद तेज जलन और जलने के दौरान निकला जहरीला धुआं ही असली जानलेवा हथियार थे। मेरे देशवासियों, एक दिन मैं सूमो तुम्हारा बदला लूंगा। मैं इन लायनमैन में से एक को भी भागने नहीं दूंगा। लायनमैन शेल्टर के सामने खड़े घबराए हुए लायनमैन और बड़े पेड़ से लटके दुखद रूप से मरे हुए इंसानों को देखकर सूमो के दिल की उथल पुथल आखिरकार काफी कम हो गई। साइकिक पानी से साफ किए गए सॉल्टपीटर से बने पिक्रिक एसिड बम साफ तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर थे। कई लापरवाह लायनमैन बिना सोचे समझे आग में कूद पड़े और अंदर रखी लान गॉड की मूर्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन पीली गैस की एक बड़ी सांस अंदर लेने के बाद धप वे एकदम से जमीन पर गिर पड़े, हरे प्याज की तरह अकड़कर पड़े रहे। इस सीन को देखकर सूमो, जो दूरबीन से देख रही थी, भी हंसे बिना नहीं रह पाए। एक ही जाति के अंदर लड़ाई में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी जातियों के लोगों के साथ सहयोग करना तो दूर की बात है, जिनकी भाषाएं समझ में नहीं आती, जब तक कि एक दिन मेरी ताकत उन्हें पूरी तरह से हरा न दे। नहीं तो बैलेंस बनाए रखने के लिए लायनमैन कबीले को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भी कोबोल्ड्स को बांधने में उनकी मदद की ज़रूरत है, जब तक कि मैं सैकड़ों या हज़ारों पाउंड के पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव पैकेज ना बना लूँ। अपने पीछे की अफरा तफरी पर ध्यान न देते हुए सूमो ने अपना माइंडसेट ठीक किया और बगी की तरफ एक लंबा चक्कर लगाया। इस ट्रिप से पहले ही अच्छी फसल हो चुकी थी। बर्फीले तूफान की मुसीबत आने से पहले उसने गुजारा करने के लिए काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। अफसोस की बात है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी एक गुफा में नहीं बिता सकता। जीवंत लायनमैन कैंप को देखकर सूमो को भविष्य के लिए नई उम्मीदें थीं। भविष्य में कुदरती आफतों से बचने के लिए ज़मीन के ऊपर और नीचे एक सही मायने में जुड़ा हुआ शेल्टर और एक असली सेफ घर बनाने के लिए और ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत थी। बहुत कम। अगर मैं शुरुआती स्टेज में ही काफ़ी रिसोर्स जमा नहीं कर पाया, तो बीच से आखिर के स्टेज शायद और भी मुश्किल होंगे। जब तक फूड साइकिल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, इन मॉन्स्टर लीक्स को एक साथ नहीं काटा जा सकता था, वरना वह बिना किसी सप्लाई के मुश्किल में पड़ जाएगा। जहां तक कोबोल्ड सॉल्टपीटर कैंप में घुसने और मेडाकिन को ठीक से डेवलप होने से रोकने की बात है, उसने कोबोल्ड्स और लायनमैन के बीच बैलेंस ठीक किया और इत्तेफाक से लायनमैन शेल्टर से सबसे ज़रूरी लायनमैन स्टैच्यू हासिल कर लिया। उसकी हार्ड पावर काफ़ी बढ़ गई थी। मैं सूमो हमेशा अपनी दुआएं बराबर बांटता हूँ। क्योंकि लायनमैन कैंप को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए कोबोल्ड्स को छूट नहीं मिल सकती। ये सोचकर ओरियो के सेटल होने के बाद सूमो ने जानबूझकर उस रास्ते से बचना शुरू कर दिया जिस रास्ते से वह आया था, और कोबोल्ड कैंप की तरफ एक मोड़ ले लिया। जल्दी और घबराहट में जिंदगी हमेशा ऐसी ही क्यों होती है? क्या यही मेरा आइडियल हो सकता है? क्या मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही बितानी है? एक खुशनुमा धुन गुनगुनाते हुए सूमो को सड़क पर लोएस दिलचस्प लगा।
अपनी स्पेशल इन्वेंट्री में इनबोर्ड आउटबोर्ड मोटर और लायन मैन स्टैच्यू के बारे में सोचते हुए और कभी कभी म्यूटेटेड जीवों को बगी से डरकर भागते हुए देखकर सूमो ने उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। कोबोल्ड्स, लायन मैन, मेरे खजाने। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए सूमो ने आराम से अपना पुराने ज़माने का फ़ोन निकाला और अपना टारगेट एडजस्ट करना शुरू कर दिया। कोबोल्ड्स और इंसानों के बीच कुछ सोचने के बाद सूमो ने इंसानों को टारगेट बनाया। जैसा कि उम्मीद थी, आखिर में पश्चिम दिशा में एक काफ़ी बड़ा लाल डॉट तुरंत दिखाई दिया जो साफ तौर पर लोगों के इकट्ठा होने की जगह को दिखा रहा था। मैप पर कई छोटे लाल डॉट भी थे जो पूरे मैप में बिखरे हुए थे। हे भगवान, क्या लोगों के इधर उधर होने से फ़ोन की बैटरी तेज़ी से खत्म होती है। ऊपर दाहिने कोने में 64% बैटरी देखकर जो तुरंत 42% हो गई, सूमो ने जल्दी से ह्यूमन सर्च सिग्नल बंद कर दिया और उसे कोबोल्ड्स में बदल दिया। मैप पर उत्तर दिशा में एक खून जैसा लाल बड़ा बिंदु मैप पर फैला हुआ था। बिना सोचे वह समझ गया कि यह कोबोल्ड का किला है। किले के बाहर का इलाका हैरानी की बात है कि बहुत साफ था, बस इधर उधर कुछ छोटे छोटे बिंदु बिखरे हुए थे। क्या उन सबको लायन मैन ने साफ कर दिया था? सूमो ने कोबोल्ड सॉल्टपीटर माइन कैंप की दिशा में देखा, लेकिन मैप पर वहां कुछ नहीं दिख रहा था। लायन मैन सिग्नल पर स्विच करने पर मैप पर एक लंबी रिबन जैसी पट्टी दिखाई दी। पट्टी बहुत फैली हुई थी और ग्रुप के बिल्कुल आगे लगभग 10 छोटे बिंदु बहुत तेजी से चलते हुए दिख रहे थे जो लायन मैन कैंप की ओर जा रहे थे। क्लिक। पुराने जमाने के फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और वह अपने आप बंद हो गया। इन शेयर्ड पावर बैंक कंपनियों को सच में अपना मार्केट बंजर ज़मीन तक बढ़ाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी फ़ोन बैटरी की चिंता होगी। परेशान होकर सूमो ने अपना फ़ोन वापस अपनी स्टोरेज स्पेस में रखा और एक्सीलरेटर पर पैर रखा कोबोल्ड किले की ओर बढ़ गया। ओरियो, जो उसकी पीठ पर लटका हुआ था, उसने स्पीड बढ़ने का एहसास किया और खुशी से भौंकने लगा। उसका कुत्ते का चेहरा चमक रहा था। यह एक हस्की था जिसे कार की सवारी बहुत पसंद थी। इसी तरह जब सूमो ने कार रोकी तो ओरियो का चेहरा उदास था। उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह सूमो से एक और चक्कर लगाने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब काम करने का समय है। घर जाते समय मैं तुम्हें कुछ और चक्कर लगवाऊंगा। ओरियो के मुलायम सिर पर थपथपाते हुए सूमो ने अपनी सीट बेल्ट खोली, ओरियो को नीचे उतारा और फिर बगी को झाड़ियों में ले गया। कोबोल्ड का किला पहले ही नजर आ रहा था। अपना सॉल्टपीटर कैंप खोने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोबोल्ड किले को अभी तक खबर नहीं मिली थी और वह शांत और शांतिपूर्ण था। चारों वॉच टावरों पर कोबोल्ड्स मोटे जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए आलस में धूप सेंक रहे थे। अगर उसने खुद अपनी पिक्रिक एसिड बमों से सॉल्टपीटर कैंप को बर्बाद होते न देखा होता तो सूमो को तो ये भी लगता कि दोनों तरफ के कोबोल्ड एक ही कबीले के नहीं हैं। काफ़ी देर बाद जब सूमो ऊंची जगह पर लेटे लेटे बोर हो रहा था तो आखिरकार किले में कुछ हलचल हुई। लगभग 1 दर्जन इंसानों की एक छोटी टीम चुपके से गड्ढों के चारों ओर से किले की तरफ भागी और भागते हुए चिल्ला रही थी। अपने हाथों में स्ट्रेचर पर वे एक कोबोल्ड जादूगर को ले जा रहे थे जो मरा हुआ लग रहा था। वॉच टावर पर मौजूद कोबोल्ड्स ने इंसानों की टीम को तुरंत देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। किले के भारी गेट के बगल वाला छोटा दरवाज़ा खुला और कोबोल्ड्स की एक छोटी टीम बाहर निकली और स्ट्रेचर पर पड़े कोबोल्ड को देखकर दुख भरी आवाज़ में दहाड़ने लगी। फिर इंसानों की टीम का अंदर स्वागत किया गया और किले के सामने का इलाका फिर से शांत हो गया। मेडाकिन, वह बूढ़ा कुत्ता, सच में बच गया। वह किस्मत वाला है। पता नहीं दूसरे इंसानों का क्या हाल होगा। अपने बगल में रखी ठंडी चमकती इलेक्ट्रिक क्रॉसबो को सहलाते हुए सूमो के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। दूसरी जातियों की ताकत बेकार नहीं है, लेकिन मेडाकिन ने साफ तौर पर गलत रास्ता चुना, जानबूझकर एक अधीन रिश्ते में एक माथत बनना चुना। अगर मैं उसकी नकल करके लायनमैन का पार्टनर बन जाऊं, भले ही शुरू में हम बराबर हों, लेकिन जैसे जैसे मैं लायनमैन को ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ जीतने में मदद करूंगा और उनकी संख्या बढ़ेगी तो आखिरकार संतुलन बिगड़ जाएगा। जिस पल ये लोग कोबोल्ड किले में घुसे, सूमो के दिल में इन इंसानों से पहले ही उनका धरतीवासी होने का दर्जा छीन लिया गया था। इस बात को छोड़कर कि उनके कंधों पर कुत्ते के सिर नहीं थे, उनमें और कोबोल्ड्स में अब कोई फर्क नहीं था। हे, तुम अपना सॉल्टपीटर खदान कैंप वापस लेना चाहते हो? पहले तुम्हें मुझसे, सूमो से पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। खड़े होकर सूमो ने अपना हथियार उठाया, ओरियो को आवाज़ दी और जल्दी से उस जगह की ओर भागा जहाँ से कोबोल्ड शहर से बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद जमीन पर घने साफ सुथरे पैरों के निशान देखकर सूमो रुका और अपने हमले की योजना बनाने लगा। लैंडमाइन लगाना बहुत ज़रूरी था। अगर उन्हें बहुत आगे रखा जाता तो वे ज़्यादा लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाते और इसके बजाय दुश्मन को अलर्ट कर देते। अगर उन्हें बहुत दूर रखा जाता तो उसे इस बात का रिस्क लेना पड़ता कि दुश्मन उस इलाके से न गुजरे और धमाका न हो। मेरे पिताजी लैंडमाइंस के बारे में हमेशा क्या कहते थे?
उन्हें पक्का ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां दुश्मन आमतौर पर न गुजरे और दूसरी चीज़ों पर भरोसा करके दुश्मन को उन पर कदम रखने के लिए मजबूर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। याद करते हुए सूमो ने इलाके के हिसाब से एक प्लेसमेंट प्लान बनाया। सूमो ने पहले ही तय कर लिया था कि यह लैंडमाइन 10 पाउंड का विस्फोटक पैकेज होगा और वह नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक साथ 3 लगाएगा। सबसे अच्छी जगह। इलाके पर नज़र डालने के बाद सूमो के मन में एक मोटा मोटा आइडिया आया। डेजी चेन माइन्स 30 पाउंड के विस्फोटक पैकेज जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान के लिए थे, उन्हें ऐसी जगह पर लगाना था जहां कोबोल्ड्स आमतौर पर बिल्कुल न चलें। हालांकि ये जगह बहुत दूर नहीं हो सकती थी, ये पक्का करना था कि कोबोल्ड टीम के बिखरने के बाद वे पक्का उन पर कदम रखें। फॉर्मेशन को बिगाड़ने के लिए बनाई गई लैंडमाइंस का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वे शुरू से ही कोबोल्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, नहीं तो ये बेवकूफ़ उसी रास्ते से वापस भाग सकते थे जिससे वे आए थे। 1 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर। कोबोल्ड के पैरों के निशान के पास 30 मीटर तक चलकर सूमो ने 30 पाउंड के विस्फोटक पैकेज रखे और मैकेनिकल डेटोनेटर लगाए। सेफ्टी वाल्व खींचकर सूमो सावधानी से और तेज़ी से बम वाली जगह से निकल गया। पैरों के निशान पर पहुंचकर वह रास्ते पर लगभग 100 मीटर आगे चला, फिर उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा खोदना शुरू किया और दूसरा विस्फोटक पैकेज रखा। इसकी ताकत कम थी, सिर्फ 1 पाउंड। फिर से सेफ्टी वाल्व खींचकर और एक धमाके की आवाज़ सुनकर सूमो ने ज़मीन पर अपने पैरों के निशान जल्दी से मिटाए और तेज़ी से निकल गया। इस बार सूमो तब तक नहीं रुका जब तक वह 2 किलोमीटर दूर नहीं चला गया। उसने आसपास के इलाके का जायज़ा लिया, एक ऊंची ढलान देखी और अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी दूरबीन निकाली और देखने लगा। नज़र खो जाने के कारण सूमो ठीक पता नहीं लगा सका कि ये दोनों लैंडमाइंस कहाँ दबी हुई थीं, बस एक अंदाज़ा था। उसकी नज़र कोबोल्ड किले पर टिकी थी। अभी भी बंद दरवाज़ा देखकर सूमो सिर्फ सब से इंतज़ार कर सकता था, साथ ही किस्मत पर भी उम्मीद लगाए हुए था। तुम्हें बाहर आना ही होगा। शेर जैसे आदमियों ने तुम्हारे कबीले वालों को मार डाला है, क्या तुम अभी भी चुपचाप बैठे रहोगे? शेर जैसे इंसानों ने तुम्हें धोखा दिया। कोबोल्ड्स, खुद को संभालो। सॉल्टपीटर की खदान का कैंप बहुत ज़रूरी है, उसे वापस ले लो और हमारे कोबोल्ड कबीले की शान वापस लाओ। ओरियो उसके बगल में आलस से लेटा हुआ था, सूमो की बड़बड़ाहट सुन रहा था। उसके कुत्ते जैसे चेहरे पर लाचारी का इंसानों जैसा भाव था। ओह मेरे नासमझ मालिक, मैं कब इतना बड़ा होऊंगा कि तुम्हारा बोझ बांट सकूं? ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता है, कल मैं खाऊंगा। ओरियो का ख्यालों में खोना अचानक रुक गया। अचानक ज़मीन हिलने लगी। इससे पहले कि ओरियो पलट पाता, उसने अपने बगल में लेटे सूमो को थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहते सुना, वे आ रहे हैं। बूम, सिजल, एक जोरदार धमाके के साथ कोबोल्ड कैसल का गेट धीरे धीरे खुलने लगा। पिछली बार की चेस के दौरान जितना चौड़ा था उससे भी ज़्यादा चौड़ा। ये पूरी तरह से खुला हुआ था। कोबोल्ड कैसल के गेट से पूरी तरह से तैयार कोबोल्ड योद्धाओं की टीमें निकलीं। हर छोटी टीम में 6 लोग थे, 5 योद्धा और 1 वॉलॉक। 1 टीम, 2 टीमें, 3 टीमें, 12 टीमें, 20 टीमें, 40 टीमें, 60 टीमें। ऊंची जमीन पर लेटे हुए सूमो चुपचाप गिनती कर रहा था और जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई उसकी हार्ट रेट तेज होती गई। उसने एक कौर सायोनिक वाटर निकाला और कांपते हुए उसे अपने होठों तक लाया और पूरा पी गया। एक चोगा पहने कोबोल्ड को बाहर निकलते, बड़ी टीम से बात करते और फिर आगे बढ़ने की तैयारी करते देखकर सूमो ने अपने बगल की रेतीली जमीन पर अपनी मुट्ठी पटक दी। अच्छा, मुझे यही स्पिरिट चाहिए। बात मानकर आगे बढ़ो और वो डेजर्ट खाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इस स्क्वाड में कोई इंसान नहीं था, वे सभी अच्छी तरह से तैयार कोबोल्ड थे। इसके अलावा उनके हौसले और फॉर्मेशन को देखते हुए ये 360 लोगों का ग्रुप निश्चित रूप से साल्टपीटर कैंप के कोबोल्ड्स की तुलना में लायनमैन ग्रुप से कम खतरनाक नहीं था। उनके ऊंचे हौसले और अच्छी तरह से बने फॉर्मेशन के साथ सूमो को चिंता होने लगी कि कहीं ये कोबोल्ड स्क्वाड पहले धमाके के बाद बिखर न जाए। लान गॉड, ओह लान गॉड, इस बार तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी और इन कोबोल्ड्स को आगे बढ़ने देना होगा। मैं लायनमैन रेस का बदला ले रहा हूँ। जितना बड़ा स्क्वाड उस जगह के करीब पहुंचता गया जहां लैंडमाइंस रखी गई थी, सूमो उतना ही घबराता गया। एक बार जब 300 से ज़्यादा लोगों की इस टीम का ध्यान रखा गया तो खजाने के बक्सों की गिनती सिंगल या डबल डिजिट में नहीं होगी, खजाने के बक्से 100 या 200 होंगे। सूमो ने तो ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि इतने सारे खजाने के बक्सों से क्या अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। कोबोल्ड टीम के कदम बहुत मजबूत थे, उनकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं, वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। जिस रास्ते पर वे पहले चले थे उसी पर चलते हुए जब कोबोल्ड की मुख्य सेना बिना रास्ता बदले 500 मीटर से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी तो ये पहले से ही तय था कि वे मौत के रास्ते पर चल पड़े हैं। 1 कदम, 2 कदम, जब आगे चल रहे कोबोल्ड को लगा जैसे उसके पैर के नीचे किसी चीज़ पर पैर पड़ गया हो और उसने हैरानी से अपना पैर हटा लिया। बूम,
वूश, एक जोरदार धमाका हुआ और आगे की लाइन में बैठे 30 से ज्यादा कोबोल्ट तुरंत आग की लपटों में घिर गए। बहुत जहरीला पिक्रिक एसिड जमीन से ऊपर उठा और एक पीले बादल में बदल गया जो सीधे आसमान में चला गया। अचानक पहले से अच्छी तरह से बनी हुई कोबोल्ट स्क्वाड में अफरा तफरी मच गई। जिस सख्त फॉर्मेशन की सूमो को चिंता थी वह बिल्कुल नहीं दिखी। इस बम से पैदा हुई घबराहट ने हर कोबोल्ट के कमजोर दिलों पर तुरंत काबू पा लिया। पहले वॉरलॉक कोबोल्ट के भागने की अगुवाई करने के साथ बाकी कोबोल्ट स्वाभाविक रूप से कड़ा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ है। कोबोल्ट सिर्फ अपने आप ही एक तरफ भाग सकते थे। बाईं ओर ऊंची और नीची ढलानों की परतें थीं और दाईं ओर एक सपाट ऊंचा मैदान था। उनकी बायोलॉजिकल समझ ने उन्हें दाईं ओर भागने के लिए मजबूर किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता देख सूमो ने अपनी दूरबीन नीचे रखी, ओरियो के उत्सुक सिर को नीचे दबाया और ओरियो के कान ढक दिए। 3 सेकंड से भी कम समय में कोबोल्ट कैंप के एंट्रेंस पर पहले वाले बादल से 4 या 5 गुना बड़ा एक पीला बादल जमीन से उठा। हवा में ये 5 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाला मशरूम जैसा बादल बन गया। बहरा कर देने वाली दहाड़ ऐसी थी जैसे बिजली के देवता भड़के हों, जमीन को हिला रहे हों और जंगल में सिर में झुनझुनी हो रही हो। 30 कैटी पिक्रिक एसिड के धमाके से मिट्टी के ढेर 40 से 50 मीटर ऊंचे उड़ गए जो मिट्टी की बारिश की तरह गिर रहे थे। जमीन पर लेटे हुए 2 किलोमीटर दूर भी सूमो को अपने नीचे की धरती कांपती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई छोटा भूकंप हो। अब समय आ गया है। अपने पैरों में इलेक्ट्रिक शूज क्लिक करते हुए ओरियो को वहीं रुकने का इशारा करते हुए सूमो बहुत तेजी से दौड़ा, यहां तक कि कुछ नीची ढलानों से नीचे भी कूद गया। लड़खड़ाते और गिरते पड़ते सूमो उस धमाके वाली जगह पर पहुंच गया, इससे पहले कि कोबोल्ट महल से कोई जांच करने की हिम्मत करता। पीली लपटें जैसे नरक से निकली हों, बिना किसी लकड़ी के जमीन पर अपने आप जल रही थीं। कोबोल्ट्स के बिखरे हुए टुकड़े उड़ गए थे और खून की एक मोटी सड़ी हुई बदबू नाक में घुस रही थी। पीले धुएं के कण एक जिद्दी बीमारी की तरह कुछ ऐसे कोबोल्ट्स से चिपके हुए थे जो अभी पूरी तरह से मरे नहीं थे और उनकी आखिरी जान सोख रहे थे। हिस, सिर्फ 30 किलो और इसकी ताकत इतनी डरावनी है। अपने सामने तबाही का मंजर देखकर सूमो को तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ और वह उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर धुएं के अंदर अनगिनत खजाने के बक्से दिखाई न देते तो सूमो पक्का तुरंत वहां से भाग जाता। 4-5 सेकंड इंतजार करने और शांत होने के बाद सूमो ने उस पीले धुएं को देखा जो अभी भी बुरी तरह प्रभावित इलाके में फैला हुआ था। उसने जल्दी से सिस्टम को बुलाया और अपने कॉम्बैट सूट को देखा। एंटी पॉइजन एट्रीब्यूट को अपग्रेड करने के लिए 65 पॉइंट्स चाहिए। अपग्रेड करो। बिना किसी झिझक के जैसे ही सूमो के शब्द खत्म हुए एक हरी रोशनी फैली और मास्क से टकराए। 3 से 5 सेकंड बाद हरी रोशनी कम हो गई और दोबारा सांस लेने पर खून और पीले धुएं की गंध मास्क से अंदर नहीं आ रही थी। 1, 2, 5। जैसे ही वह घने धुएं में घुसा सूमो की आंखों ने इलाके को स्कैन किया और उसे कम से कम 20 कांस्य खजाने के बक्से दिखे, जबकि लकड़ी के खजाने के बक्से हर जगह थे। हे भगवान, मैं सच में इस बार अमीर बनने वाला हूँ। अपना स्टोरेज स्पेस खोलते हुए सूमो ने स्वाभाविक रूप से खजाने के बक्सों को अंदर रखना चाहा, लेकिन स्टोरेज स्पेस जिसमें अंदर और बाहर के हिस्से शामिल थे पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ था। बचे हुए गैप में इतने बड़े खजाने के बक्सों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। खोलूं। जमीन पर लेटे हुए सूमो ने एक कांस्य खजाने का बक्सा खोलने का फैसला किया। एक आवाज के साथ 20 किलो आटे का एक बैग कांस्य खजाने के बक्से से बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। हे भगवान, ये तो खजाने के बक्से से भी बड़ा है। इन्हें सीधे खोलना बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम है। जमीन पर आटे के बैग को देखकर सूमो के सिर के बाल खड़े हो गए। वह जल्दी से गेम पैनल पर गया। उसने अभी अभी मिले 500 डिजास्टर पॉइंट्स देखे और अभी ठीक से वार्म अप भी नहीं हुआ था और दर्द के साथ सीधे 400 पॉइंट्स खर्च करके 1 क्यूबिक मीटर अपग्रेड कर दिया। पॉइंट्स कट गए और पिछली स्टोरेज स्पेस में अचानक 1 क्यूबिक मीटर जगह खुल गई। एक सोच के साथ उसने आटे का बैग उठाया और उसे अंदर फेंक दिया, फिर सूमो बगी की दिशा में भागा। इस समय इन खजाने के बक्सों को उठाने के लिए स्टोरेज स्पेस पर निर्भर रहना बिल्कुल भी सही नहीं था। एकमात्र तुरंत समाधान बगी को अपग्रेड करना था। गाड़ी जहां पार्क थी वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी, धमाके की दिशा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। पूरी स्पीड से दौड़ते हुए 5 मिनट से भी कम समय में सूमो हांफते हुए बगी तक पहुंच गया। उसने अपना ध्यान लगाया और बगी के एट्रीब्यूट सामने आ गए। छोटा रियर व्हील ड्राइव ऑफ रोड डेजर्ट रेसर उत्कृष्ट विवरण। एक सेमी इंटरमीडिएट कारीगर मागु द्वारा बनाई गई एक डेजर्ट रेसिंग कार। इसमें अच्छी ऑफ रोड क्षमता और मजबूत पावर है। इसका ओवरऑल डिजाइन सुंदर है और मटेरियल ठोस हैं, जो इसे बंजर जमीन में यात्रा के लिए बेहतरीन गाड़ियों में से एक बनाता है। हॉर्स पावर 212 अश्वशक्ति, टॉर्क 400 न्यूटन मीटर, ईंधन की खपत 100 किलोमीटर पर 14 लीटर डीजल। यह इलाके के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, उसी के अनुसार बढ़ या घट सकता है।
अपग्रेड दिशा 1, बैटल कार दिशा, दिखावट बदलें, गाड़ी के मटेरियल को पूरी तरह से अपग्रेड करें, गाड़ी की सुरक्षा बढ़ाएं, हथियार की खिड़कियां खोलें, गाड़ी की हॉर्स पावर और टॉर्क बढ़ाएं, क्रैश बार जोड़ें। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 2095 चाहिए। अपग्रेड दिशा 2, ट्रांसपोर्ट गाड़ी दिशा, दिखावट बदलें, रेसिंग कार के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फिर से बनाएं, गाड़ी के मटेरियल को पूरी तरह से अपग्रेड करें, ऑफ रोड टायर जोड़ें, स्टोरेज स्पेस बढ़ाएं, हॉर्स पावर और टॉर्क बढ़ाएं। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 1890 चाहिए। दोनों अपग्रेड दिशाएं देखकर सूमो ने लगभग बिना सोचे समझे सीधे दूसरी अपग्रेड दिशा चुनी, जिससे गाड़ी एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बदल गई। ये पहली बार था जब उसने इतने ज़्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च किए थे और सूमो का दिल दुख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने धमाके वाली जगह पर दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों खजाने के बक्सों के बारे में सोचा, उसने फिर भी पक्के इरादे से उन्हें खर्च करने का फैसला किया। सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करने के लिए ही होते हैं, जब तक उनका सही दिशा में इस्तेमाल किया जाता है तब तक बर्बादी जैसी कोई बात नहीं होती। सूमो के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी जो झाड़ियों में बगी को टारगेट कर रही थी, और एक पल में वह पूरी तरह से उसमें समा गई। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने पहले तेल के कुएं को अपग्रेड किया था, वह जादुई एहसास फिर से दिखाई दिया। स्वर्ग और धरती के बीच रंग फीके पड़ गए, उसके पैरों के नीचे की जमीन खाली होने लगी, आसपास का माहौल भी गायब हो गया और पूरी दुनिया में सिर्फ सूमो, बगी और नीली रिकंस्ट्रक्शन लाइट ही बची थी। लाइट बगी को काटती नहीं थी बल्कि सीधे चमकती थी, बगी को नीले प्ले डो में बदल देती थी। ग्रिड 3D प्रिंटिंग की तरह रिकंस्ट्रक्ट होने लगे, लाइट से गाड़ी का आकार बनाते हुए। नीला प्ले डो लाइट ग्रिड को भरने लगा और जब वह आधा भर गया तो खाली जगह में और प्ले डो दिखाई देने लगे और उसमें शामिल हो गए। सिजर्स, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जैसी आवाज़ आई और एक धमाके के साथ मॉडिफाइड गाड़ी ज़मीन पर गिर गई। गाड़ी के बड़ा चढ़ाकर बनाए गए डिज़ाइन और कैमोफ्लाज पेंट को देखकर सूमो ने अपनी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत उस पर बैठ गया और पीछे स्टोरेज स्पेस को देखा। बहुत बढ़िया, मैंने सही अंदाज़ा लगाया। इस मॉडिफाइड कार में मॉड्यूल जोड़ने चाहिए थे और इसमें सीधे 5 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस है। इसके अलावा मेरे स्टोरेज स्पेस का 1 क्यूबिक मीटर, ये 6 क्यूबिक मीटर है। लगभग 100 ट्रेजर चेस्ट रखने के लिए काफ़ी है।